Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 51 ईशानी का मोक्ष को वॉच पहनना। ईशानी के दोस्त मेहरा मेंशन में। मोक्ष ने जब देखा ईशानी उसे ही देख रही है तो उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ ईशानी को अपने हाथ में पकड़ा वॉच ईशानी देते हुए बोला, बेबी डॉल तुम खुद ही अपनी हाथों से मुझे ये वॉच पहना दो। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पहले से पहना हुआ वॉच को रिमूव कर दिया। सबकी आंखें हैरानी से फैल गई, ये मोक्ष ही है ना, ये इतना बेशर्म कब से हो गया कि सबके सामने ऐसे अपना प्यार का शो ऑफ कर रहा है। सबके मन में बस यही चल रहा था। ईशानी ने पहले तो उसे घूर कर देखा, पर फिर जब उसने मोक्ष का प्यार भरा एक्सप्रेशन देखा तो उसने बिना कुछ बोले उसे वॉच पहनाने लगी। वो वॉच मोक्ष के हाथ में बहुत क्लासिक लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही ईशानी ने उसे वॉच पहना दिया तभी मोक्ष ने थोड़ा झुकते हुए उसकी कान में बोला, क्या तुम्हें मेरा साइज पता था? वैसे सिर्फ हाथ की ही तुम्हें मेरा पूरा साइज पता होना चाहिए। इतना कहकर मोक्ष ईशानी से दूर हो गया। वही उसकी बात सुनकर ईशानी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी कान और गाल जल रहा हो। ईशानी की ऐसी हालत देखकर मोक्ष को हंसी आ रही थी। ईशानी इस वक्त लाल सेब की तरह लग रही थी जिसे अभी मोक्ष खा जाना चाहता था। क्या हुआ भाई, आपकी गाल इतने लाल क्यों है? इतना कहकर नव्या ईशानी की गाल को छूने लगी। उसकी बात सुनकर ईशानी को और भी ज्यादा शर्म आने लगी। सब समझ गए कि जरूर मोक्ष ने ही ईशानी को कुछ कहा है जिस वजह से शर्म से उसकी ये हालत है। पर सबको ईशानी और मोक्ष का ये टीजिंग भरा इंटरेक्शन और प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने ने कभी नहीं सोचा था कि मोक्ष इतना रोमांटिक हो सकता है, क्योंकि मोक्ष हमेशा लड़कियों को दूर रहता था। अगर कोई लड़की जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती थी तो मोक्ष उसे दुनिया से गायब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। उसकी इस डेविल अवतार को देखकर सबको डर था कि कहीं मोक्ष को जिंदगी भर कोई लड़की पसंद ना आए और वो कुंवारा ही ना रह जाए। पर ईशानी के साथ मोक्ष का बर्ताव देखकर सबको थोड़ी राहत मिली। कम से कम अब तो उन्हें मोक्ष की शादी और बच्चे देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन के आगे आकर एक टैक्सी रुकी और उसमें से 4 लड़कियां बाहर आए। फाइनली हम पहुंच गए, चलो हमें देखकर तो क्यूटी सरप्राइज हो जाएगी, एक लड़की ने कहा। तो दूसरी लड़की ने उसके सिर पर तपली मारकर बोली, हम तो सरप्राइज दे देंगे पर इस चक्कर में कहीं हम उसकी गुस्से की ज्वाला को ना भड़का दे रितिका। जब उसे पता चलेगा कि हम किसी को बिना बताए छुपकर यहाँ आए हैं तो वो जरूर गुस्सा होगी। उसकी बात सुनकर साइड में खड़ी लड़की बोली, हाँ ये तो तू सही कह रही है काव्या, भले ही वो हमारी दोस्त है पर हमारे दादाजी भी उससे डरते हैं, जरूर हिटलर बन जाएगी हम सबको देखकर। ये चारों कौन है आपको तो पता चल ही गया होगा, ये ईशानी की चारों दोस्त नंदिनी, रितिका, काव्या और अनुजा है जो ईशानी को सरप्राइज देने के लिए छुपकर यहाँ आ गए हैं। चारों अपने हाथों में बैग लिए गेट के पास चले गए। जब गॉड ने चारों लड़कियों को देखा तो उन्हें पालिटली पूछा, आपको किससे मिलना है? ईशानी से, इशू से, क्यूटी से, ईशा से, चारों से एक साथ कहा पर अलग तरीके से, इसलिए गॉड कंफ्यूज हो गया। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर काव्या बोली, हमें ईशानी से मिलना है, हम सब उसकी दोस्त है। जब गॉड ने सुना कि ये सब ईशानी मैम के दोस्त है तो गॉड ने तुरंत उन्हें अंदर आने दिया, क्योंकि रविकांत जी और ईशानी ने उन्हें स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर कोई ईशानी से मिलने आए तो उन्हें मत रोकना। चारों अंदर चले गए। हॉल में इस वक्त सुकेत जी को छोड़कर बाकी सब मौजूद थे। समीर भी आज घर में था, शाम को इम्पोर्टेंट मीटिंग थी सिटी से बाहर, इसलिए ऑफिस ना जाकर उसने घर से ही ऑनलाइन काम कर रहा था। जैसे ही चारों हॉल में पहुंचे तो सब उन्हें देखने लगे। उन्हें कोई भी नहीं जानता था, सब कंफ्यूजन से उन चारों को देख रहे थे। तभी बटलर आकर समीर और बाकी सबको देखकर बोला, सर ये ईशानी मैम के फ्रेंड है, उनसे मिलने आए हैं। उसकी बात सुनकर सबने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी दादाजी और दादी माँ हॉल में आए तो चारों उन्हें देखकर खुश हो गए। दादाजी और दादी माँ भी ईशानी की चारों दोस्त को देखकर खुश हो गए। नंदिनी, रितिका, काव्या, अनुजा बारी बारी से जाकर दादाजी और दादी माँ के पैर छू लिया। अक्सर वीडियो कॉल में उन्होंने एक दूसरे को देखा था, इसलिए पहले से सब दादा दादी को जानते थे। बच्चों तुम सब आ रहे हो तो हमें बताया क्यों नहीं? ना ही ईशानी ने हमें बताया, दादाजी ने उन सबको देखकर प्यार से पूछा। तो रितिका बोली, अरे दादाजी, हम तो ईशानी को सरप्राइज देने के लिए आए हैं,
उसे तो पता ही नहीं कि हम सब आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ को हंसी आ गई। वही बाकी सभी घर वाले बस उन्हें देख रहे थे, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए सब चुप थे। वही प्रिया गुस्से से जल रही थी। ये ईशानी क्या कम थी कि अब उसकी दोस्त भी यहाँ आ गए। तभी आरती जी बोली, माँ पापा क्या आप इन सबको जानते हैं, ये सब ईशानी की दोस्त है? हाँ, ये चारों ईशानी की दोस्त है और हमारी पोती जैसी है। दादाजी की बात सुनकर प्रिया की मुठिया कस गई। दादाजी उसे कचरा की तरह देखते हैं, पर अब ईशानी की फ्रेंड को प्यारी पोती कह रहे हैं। क्या ईशानी की फ्रेंड भी उससे अच्छे है? तभी नंदिनी बोली, वैसे दादाजी इशू कहाँ है, आप उसका कमरा दिखा दीजिए, हम उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे ईशानी तो बाहर गई है, उसे कुछ काम था, कुछ देर बाद आ जाएगी, तुम सब रेस्ट करो, वो जब आ जाएगी तब जितना चाहे सरप्राइज दे देना, दादी माँ ने हंसते हुए बोली। उन्होंने सर्वेंट को इशारा किया तो सर्वेंट उन सबकी बैग्स लेकर गेस्ट रूम में रखने के लिए चले गए। रितिका, नंदिनी, काव्या, अनुजा तीनों वही दादाजी और दादी माँ के साथ जाकर सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। बाकी सब बस उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर बातों में ईशानी की जीकर था। जब आरती जी को उनके बारे में कुछ कुछ पता चल गया तो आरती जी ने पूछा, वैसे तुम सब ने ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है? और ईशानी वो तो तुम्हारी दोस्त है, वो कौन सी फील्ड में मास्टर करने वाली है? आरती जी ईशानी के बारे में जानना चाहती थी। पता नहीं क्यों उनका मन हो रहा था ईशानी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। बाकी सब भाई भी जानना चाहते थे ईशानी के बारे में, इसलिए वो सब भी सुनने लगे। अभी कोई कुछ कहता कि उससे पहले ही प्रिया, जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसने फेक स्माइल करके आरती जी की तरफ देखते हुए बोली, मोम आप भी कैसी सवाल कर रही है, ईशानी डॉक्टर है तो उसी फील्ड में पढ़ा होगा। फिर रितिका, नंदिनी, काव्या और अनुजा की तरफ देखकर कहा, आप सब ईशानी की दोस्त है ना? मैं उसकी बहन हूँ, मुझे पता है ईशानी पहले पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, शायद उसने बहुत मुश्किल से ये स्किल हासिल करके डॉक्टर ईशा बनी होगी। वैसे जब ईशानी पहले इस घर में आई थी तब तो उसकी कोई दोस्त नहीं थी, लगता है तुम सब उसकी यहाँ से जाने के बाद दोस्त बने हो। फिर थोड़ा मायूस होते हुए बोली, पहले ईशानी अनाथ आश्रम में रहती थी, इसलिए जब वो यहाँ आए तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती थी। उसने इतना बड़ा घर कभी देखा नहीं होगा ना, और अब भी शायद उसे इतनी बड़े घर की आदत नहीं हुई है, इसलिए वो ज़्यादातर बाहर ही रहती है। मुझे खुशी है कि आप सब ईशानी के दोस्त हैं और उनके साथ थे, नहीं तो शायद वो पहले की तरह ही अकेली रह जाती। प्रिया ने ये सब ऐसे कहा था जैसे वो ईशानी के बारे में कितना अच्छा सोचती है, पर असल में तो उसने ईशानी के दोस्तों के सामने उसकी इमेज खराब करने की कोशिश किया था, ये बताकर कि ईशानी एक अनाथ की तरह रहती थी और उसमें कोई गुण कोई टैलेंट नहीं है। वो बस ईशानी को उसकी दोस्तों के सामने नीचा दिखाना चाहती थी, ताकि उसकी दोस्त भी ईशानी से दूर हो जाए, ताकि प्रिया की बदला पूरा हो जाए। क्योंकि ईशानी की वजह से ही उसकी दोस्त संजीव, जो कि उसके लिए एक अच्छा मोहरा था, उससे दूर हो गया था और सबके सामने ही उससे दोस्ती तोड़ लिया था, जिस वजह से प्रिया को उस वक्त सबके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसने ईशानी की दोस्तों के सामने उसकी इमेज खराब कर दिया है। तभी नंदिनी, जो प्रिया की मुंह से ईशानी के लिए इतनी सारी बकवास सुनकर अब तक गुस्से से आग बबूला हो गई थी, वही बाकी तीनों को भी यही हाल था। रितिका, काव्या, अनुजा भी प्रिया को गुस्से से घूर रहे थे। आरती जी और चारों भाइयों को भी प्रिया की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नंदिनी गुस्से से बोली, तुम होती कौन हो मेरी इशू के बारे में ये सब बोलने वाली? और हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी इशू हर एक फील्ड में टॉप पर, उसके पास सिर्फ मेडिकल स्किल ही नहीं, वो हर स्किल में माहिर है। वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उनसे आधे टाइम में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी मास्टर किया था और उसने इस पूरे इंडिया में टॉप किया था, जिसे तुम जैसे बेकार लड़कियां कभी अचीव ही नहीं कर सकती। तभी रितिका ने गुस्से में बोला, अगर वो चाहे तो एक सेकंड में पूरे बिजनेस वर्ल्ड को अपने घुटने पर लाने की ताकत रखती है। ओके, और तुम क्या ये इस घर के लिए इतनी प्राउड फील कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्यूटी को नीचा दिखाने की? अनुजा भी उन दोनों की साथ देते हुए बोली, तुम जो कोई भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, शायद सबको बुरा लग सकता है, पर मेरी ईशानी की पेंट हाउस भी इस मैंशन से बड़ा है
और तुम कह रही हो उसे बड़े घर की आदत नहीं है, इसी हजारों मेंशन भी वो चुटकियों में खरीद सकती। वो गुस्से में आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही काव्या ने उसे रोक दिया। बस करो और कुछ मत बोलो, तुम सब चुप रहो। फिर दादाजी और दादी माँ की तरफ देख कर बोली, सॉरी दादाजी दादी माँ, ये तीनों ईशानी से बहुत प्यार करते हैं, ईशानी खिलाफ एक शब्द भी ये नहीं सुन सकते, इसलिए इन्होंने इतना कुछ बोल दिया। उसकी बात सुनकर और दादा दादी को देखकर रितिका, नंदिनी और अनुजा भी चुप हो गए। वही घर वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईशानी इतनी टैलेंटेड है और बिजनेस वर्ल्ड को झुका सके। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है ईशानी की, बस इस बारे में सोच रहे थे। वही प्रिया को अपनी इतनी बेइज्जती होता हुआ देख गुस्सा आ रहा था। चैप्टर 52 गुस्सा। ईशानी को सरप्राइज और तुम्हें पता था। प्रिया से जब अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं हुई तो वो अपनी आंखों जूठी आंसू लाते हुए बोली, मैं तो बस ईशानी की भलाई के बारे में ही सोचकर बोल रही थी, मुझसे गलती हो गई मोम एंड भाई। इतना कहकर वो आरती जी और अपने भाइयों की तरफ देखने लगी कि शायद वो उसकी फेवर में कुछ कहेंगे या फिर ईशानी की दोस्तों के ऊपर गुस्सा करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो उसकी मोम ने उनको कुछ कहा और ना ही उसकी भाइयों ने, जिस वजह से उसे बहुत बड़ा शौक लगा था। आज तक उसके भाइयों को उसके खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं होता था। अगर उसकी आंखों में एक आंसू आ जाए तो उसे आंसू देने वाले के साथ वो लड़ जाते थे, पर आज ईशानी की इन दो कौड़ी की दोस्तों ने उसे इतना सब कुछ सुना दिया, फिर भी उसके भाई और मोम ने उन्हें कुछ नहीं बोला। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्या अब वो उनकी प्यारी प्रिंसेस और बेटी नहीं है? क्यों सब कुछ इतना बदल रहा है? क्यों उसके घरवाले अब ईशानी से अच्छा बर्ताव करने लगे हैं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुस्से उसकी मुठियां कस गई थी, उसकी नाखून उसकी स्किन में चुभ रही थी, पर वो तो अपने गुस्से और नफरत में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ना ही दर्द हो रहा था। तभी बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आए तो दादाजी बोले, लगता है ईशानी वापस आ गई है। वहीं बाहर गाड़ी में मोक्ष ईशानी की उंगलियों से खेल रहा था। वो नहीं चाहता था ईशानी उससे दूर जाए, वो ऐसे ही ईशानी को अपने बाहों में समेट कर रखना चाहता था। मुझे जाने दो और तुम भी जाओ, ईशानी ने मोक्ष के बलों को सहलाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी मोक्ष ने ईशानी को छोड़ा और बोला, कल तुम ऑफिस जल्दी आ जाना, तुमसे दूर रहना मेरे लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं है बेबी डॉल। ईशानी ने एक स्माइल पास की और अपना सिर हिलाकर कार से बाहर चली गई। मोक्ष कार से बाहर नहीं आया था। ईशानी के वहां से जाते ही उसकी कार भी वहां से बाहर निकल गई। गेट के बाहर 3 बॉडीगार्ड्स की कार खड़ी थी, क्योंकि वो गेट के अंदर नहीं गए थे। वही जैकी भी विला चला गया था और राजवंश फैमिली के तरफ से जितना भी गिफ्ट ईशानी को मिला था, ईशानी ने जैकी के हाथों अपने पर्सनल विला भिजवा दिया था, क्योंकि वो इस वक्त किसी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। वही हॉल में ईशानी आ गई है सुनकर काव्या, रितिका, अनुजा, नंदिनी चारों जाकर यहाँ वहाँ छुप गए। वही सभी घरवाले उनकी हरकतें देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जैसे ही ईशानी हॉल में अंदर आए तो किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। ये कोई और नहीं रितिका थी। वही बाकी तीनों भी आकर उसके सामने खड़े हो गए, पर ईशानी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, जैसे कि उसे पता हो कि ये किसकी हरकतें हैं। चारों ने एक दूसरे को इशारा किया तो रितिका ने ईशानी की आंखों से अपनी हाथ हटा लिए। तो नंदिनी, काव्या, अनुजा ने ईशानी को गले लगा लिया। वही रितिका ने भी पीछे से ईशानी को गले लगा लिया। वही ईशानी उन चारों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई माँ अपनी बिगड़ैल नादान बच्चे को देखता है। तभी रितिका उससे अलग होकर उसके सामने आकर मुंह फूला कर बोली, क्यूटी, तू इतनी चुप क्यों है? क्या हम सबको देखकर तुझे शौक नहीं लगा? तू इतने रिलैक्स क्यों नजर आ रही है? तुझे तो हम सबको देखकर सरप्राइज और एक्साइटेड होना चाहिए था, पर यहाँ तो हम खुद ही सरप्राइज देने के बाद एक्साइटेड और शौक हो गए हैं। इतना कहकर वो सबको देखने लगी। हाँ, एटलीस्ट तुझे हम सबको देखकर झूठ मूठ का ही सही, पर सरप्राइज तो हो जाना चाहिए था ना। हम कितने मेहनत से और सबसे छुप कर तुझे यहाँ सरप्राइज देने आए थे, पर यहाँ तू है कि हमें देखने के बाद भी तेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। नंदिनी ने भिभापना मुंह बनाते हुए बोला, यार हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। ये तो सरप्राइज नहीं हुई, उल्टा हम ही इसकी एक्सप्रेशन से सरप्राइज हो गए। अनुजा ने भी नंदिनी और रितिका की साथ देते हुए बोली। तभी काव्या कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली,
इसका मतलब तुझे पता था कि हम सब यहाँ आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर ईशानी ने एक तिरछी स्माइल करके बोली, स्मार्ट गर्ल, क्या तुम्हें इतनी देर से समझ आया? ईशानी की बात सुनकर सब शॉक हो गए, फिर सब ने एक दूसरे की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। उन्हें पता था उनकी ये डेविल दोस्त की नज़र से कुछ नहीं छुपता, उसकी नज़र हर पल उनके ऊपर ही बनी हुई। ये तो वो लोग ही है जिन्हें याद नहीं था कि उनकी दोस्त क्या क्या कर सकती है। तभी ईशानी थोड़ी नाराज़ अंदाज में बोली, तुम सबको ऐसे बिना किसी को बताए आने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम लोग भूल गए हो कि हमारे कितने दुश्मन हैं? उसकी बात सुनकर रितिका ने अपना मुंह बनाते हुए बोली, बस अब अपनी लेक्चर देना शुरू मत कर दियो मेरी क्यूटी हिटलर। हम बहुत केयरफुल थे आते वक्त, ऐसे भी जब तक तुम हो तब तक भला कोई हम लोगों का क्या ही बिगाड़ सकता है। तुम्हारी नाम सुनकर ही अब डर कर भाग जाएंगे, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी तुम यहाँ अकेले घूम रहे हो और हम वहाँ दिल्ली में, हम अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम भी आ गए तुम्हारे साथ मजे करने। अब हम साथ में मस्ती करेंगे। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। ईशानी की होंठों में भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे रितिका की इस बच्चों वाली बिहेवियर की आदत थी। रितिका की नेचर ही ऐसी थी कि बुरे से बुरे माहौल में भी वो दूसरों को हंसा देती थी। दादाजी ने सबको बैठने को बोला तो सब बैठ गए। ईशानी भी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए उनके पास ही बैठ गई। ईशानी उन सबको देखकर बोली, तुम सब यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? उसकी बात सुनकर नंदिनी थोड़ी नाराजगी और गुस्से में बोली, क्यों, क्या तू नहीं चाहती है कि हम सब यहाँ रहे? ईशानी ने उसे घूर कर देख तो उसने आपने मुंह मोड़ लिया, जैसे जताना चाहती हो कि वो ईशानी से बहुत नाराज है। उन दोनों की रिएक्शन को देखकर तभी काव्या बोली, ईशा हम सब आज यहाँ रुकेंगे और कल में रितिका और काव्या घर जाएंगे, सिर्फ नंदिनी यहाँ रहेगी तेरे पास, हम यहाँ आते रहेंगे। परसों हम सब अनुजा के घर जाएंगे क्योंकि उन्होंने सबको आने के लिए बोला है। तभी अनुजा उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, तुमको भी घर जाना है और तुम्हें हमारे साथ चलना ही है, क्योंकि ये डैड की फरमाइश है कि उनकी प्यारी बेटी जल्द से जल्द उनके सामने आए। ईशानी ने बस अपना सिर ना में हिला दिया, क्योंकि वो इन सब के बात मानने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुम सब जाओ, फ्रेश होकर मेरे रूम में आओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम सबसे। इतना कहकर ईशानी उठ गई। फिर दादाजी दादी माँ को देखकर बोली, आप प्लीज़ नंदिनी के लिए भी मेरी साइड वाला रूम अरेंज कर दीजिए। ईशानी की बात सुनकर दादाजी ने हाँ में अपना सिर हिलाकर बोले, ठीक है, मैं सर्वेंट को कहकर बच्ची के लिए रूम रेडी करवा देता हूँ। उनकी बात सुनकर ईशानी ऊपर की तरफ चली गई। वहीं उसकी चारों दोस्त भी फ्रेश होने के लिए गेस्ट रूम में चले गए। सब शौक में दीप्ति की मोक्ष के करीब जाने की कोशिश। सभी बस उनकी बातें सुन रहे थे। वही अनुजा का ये कहना कि उसकी डैडी चाहते हैं कि उनकी बेटी घर आए, इसका मतलब साफ था कि अनुजा की फैमिली ईशानी को अपनी बेटी मानते हैं। और ईशानी भी चुप थी, इसका मतलब ईशानी भी उन सबको अपनी फैमिली मानती है। ये सोचकर आरती जी, समीर, दर्शित के दिल में एक दर्द हो रहा था। वही रिहान और अयान को भी ये अच्छा नहीं लगा कि कोई और फैमिली ईशानी को अपनी बेटी मानती है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना, क्योंकि ईशानी उन्हें एक नज़र देखती भी नहीं थी, जैसे वो सब उसके लिए कोई अजनबी हो। तभी आरती जी, जिनकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी, उन्होंने अपनी भाव छुपाते हुए दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, माँ, पापा, क्या ईशानी की दोस्त यहीं से है? उन्होंने ये काव्या की बात सुनकर पूछा था, क्योंकि काव्या और अनुजा घर जाने की बात कर रहे थे। वो भी जानना चाहते थे कि ईशानी की दोस्त किस फैमिली में बिलोंग करती है, ताकि वो एश्योर हो कर सके कि ईशानी किसी गलत संगति में नहीं है। तभी दादाजी उनकी बातों का जवाब देते हुए बोले, हाँ, उसकी 3 दोस्त यहीं से है और नंदिनी दिल्ली से है, इसलिए वो यहीं हमारे घर पर रुकने वाली है। उसकी दोस्त काव्या, जिनके पापा अनुपम रायजादा कुछ दिन पहले ही ईशानी को अपने साथ लेने आए थे, काव्या उनकी बेटी है, उनका पूरा नाम काव्या रायजादा है। और जिन्होंने अभी ईशानी को घर ले जाने को बोला था, उनका नाम अनुजा है, वो सहगल फैमिली की बेटी है। देव सहगल की बहन, उनसे आप पहले ही मिल चुके हैं। और रितिका भी यहीं मुंबई से है और वो आहूजा फैमिली की बेटी है। और नंदिनी सहाय प्रेसिडेंट विश्वंभर सहाय की पोती है, जो ईशानी को अपनी पोती मानते हैं। दादाजी की बात सुनकर सभी का मुंह तो खुला का खुला रह गया। क्या ईशानी की सारी दोस्त इतने अमीर खानदान से है?
वो तो इनमें से एक का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये सारी फैमिली तो पैसे और तारक में उनसे कहीं ज़्यादा आगे है। अगर देखा जाए तो अगर ये चारों फैमिलीज हाथ मिला के तो इतना पैसा होगा जितना शायद एक देश को चलाने के लिए काफ़ी होगा। ये चारों फैमिलीज अलग अलग फील्ड में टॉप पर, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो, रुतबा और ओहदे से वो बहुत ज़्यादा आगे है। पहले तो आरती जी सोच रहे थे कि शायद ईशानी मेहरा फैमिली की बेटी है, जिस वजह से इन लोगों ने ईशानी से दोस्ती कर लिया है फ़ायदा उठाने के लिए। पर वो भूल गए कि ईशानी ने मेहरा फैमिली से 1 रुपया भी नहीं लिया था जो कोई दूसरा उसकी फ़ायदा उठा सके। पर अब उन्हें रियलाइज हो रहा था कि वो गलत थे, और ऐसे भी इतने बड़े बड़े अमीर फैमिलीज को भला उनकी मेहरा फैमिली जैसी छोटी फैमिली की फ़ायदा उठाने की क्या ही ज़रूरत है। वो लोग ईशानी से सच्चे दिल से प्यार करते होंगे, ईशानी भी उन्हें अपनी फैमिली मानती है, ऐसे भी उन्होंने ईशानी को कभी प्यार नहीं दिया था। क्या इस वजह से अब ईशानी उनसे इतनी नफरत करती है और उन्हें अपना कुछ नहीं मानती? ये सोचकर उनकी दिल बेचैन हो उठा। वही प्रिया को तो एक बड़ा झटका लगा था। अब तक तो वो ईशानी की दोस्तों को मिडिल क्लास समझ रही थी, जो यहाँ उनके बड़े से आलीशान घर पर फ्री में रहने के लिए आ गए थे। पर ये चारों तो इंडिया की टॉप अमीर फैमिलीज के बेटियां निकले। ईशानी में ऐसा क्या खास है जो इतने बड़े बड़े फैमिलीज के बच्चे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं? ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती? उसे इतने अच्छे और रिच फैमिली के दोस्त कैसे मिल सकते? ऐसा क्या है ईशानी में जो उसमें नहीं है? वो मेहरा फैमिली में प्रिंसेस की तरह पाली बड़ी है, पर उसकी एक भी इसी दोस्त नहीं है जो ईशानी की दोस्तों की अमीरी को 10% भी मैच कर सके। अगर ये सब ईशानी के बदले उसकी दोस्त होते तो प्राउडली बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड कर सकती थी और उनकी मदद से इंडिया की किसी भी अमीर फैमिली से शादी कर सकती थी। उसे गुस्सा और जलन दोनों हो रही थी, जो इस बार उसकी एक्सप्रेशन से भी साफ झलक रही थी। पर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था, नहीं तो सबको पता चल जाता कि प्रिया की एक्सप्रेशन कितने घटिया है। वही समीर, दर्शित, रेहान, अयान तो हैरान थे और मन ही मन सोच रहे थे क्या उनकी बहन उन्हें फिर कभी अपनी फैमिली मानेगी? कैसे 4 साल पहले उन्हें भाई भाई कहकर बुलाती थी और प्यार से उनके लिए उनकी पसंद की खाना बनाती थी, क्या ऐसा कभी हो पाएगा? क्या कभी ईशानी मिस्टर मेहरा के बदले फिर से उन्हें भाई कहकर बुलाएगी? जवाब तो किसी के पास नहीं था, पर सबकी मन में एक आस थी कि कभी ना कभी ईशानी पहले जैसी हो जाएगी और उन्हें भाई कहकर बुलाएगी। पर एक डर भी था कि कहीं ये उनका सपना बनकर ना रह जाए। वही दूसरी तरफ मोक्ष आपने ऑफिस में अभी अभी मीटिंग अटेंड करके आया था। आज उसका मूड काफ़ी अच्छा था क्योंकि पहली बार उसकी बेबी डॉल ने उसे कोई गिफ्ट दिया था, वो भी इतने स्पेशल। क्योंकि ईशानी ने उन दोनों की वॉच में एक ऐसी चिप लगाया था जिससे वो दोनों जब चाहे एक दूसरे को मैसेज करके उनके आसपास की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। मोक्ष अपनी चेयर पर बैठ गया और आज सुबह कार में ईशानी की कही हुई बात को सोचने लगा। उसकी चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी स्माइल दी। फ्लैशबैक, मोक्ष और ईशानी दोनों कार में एक दूसरे की बाहों में थे। मोक्ष बार बार ईशानी और अपनी कपल वॉच को देख रहा था, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या तुमने मेरे लिए ये 2 साल पहले ही बना लिया था? क्या तब तुम्हें पता था कि हम फिर कभी मिलेंगे? मोक्ष ने ईशानी की सिर को सहलाते हुए प्यार से पूछा। मुझे यकीन था कि हम दोनों फिर से जरूर मिलेंगे, इसलिए मैंने ये वॉच हम दोनों के लिए बनाया था। इस वॉच से हम दोनों कभी भी एक दूसरे से बात कर पाएंगे और हम एक दूसरे की लोकेशन और एक दूसरे के साइड की बातों को भी सुन पाएंगे। अगर हम दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम में होगा तो हम दोनों को ही इस वॉच के जरिए पता चल जाएगा, और सबसे अच्छी बात, हम इस वॉच के जरिए एक दूसरे को कभी भी लोकेट कर पाएंगे। इस वॉच को कोई भी मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हें हमेशा ये वॉच पहने रखना है, ईशानी ने मोक्ष को देखते हुए प्यार से बोली। तो मोक्ष ने प्यार से उसकी होंठों को चूम लिया और बोला, कभी नहीं तुम मुझे कुछ दोगी तो मैं हमेशा उसे अपने पास रखूंगा। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी की होंठों को अपने होंठों में भर लिया और किस और सक करने लगा। फ्लैशबैक एंड। मोक्ष ने इस वक्त सुकून से अपनी आंखें बंद कर रखा था, तभी उनके केबिन के डोर पर नॉक हुआ। कम इन। इतना कहकर मोक्ष ने फिर से अपने एक्सप्रेशन को हमेशा की तरह कोल्ड कर लिया, जैसे वो यूजुअली रहता था। ये तो बस अपनी बेबी डॉल के अगोस में और उसकी सपनों में खोते वक्त ही उसकी चेहरे पर थोड़ी बहुत स्माइल रहती थी, टीयर्स ऑफ जॉय। तभी दीप्ति अपनी चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए अंदर आए। उसने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, चेहरे पर भर भर के मेकअप,
उसने अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे कर लिया था जिस वजह से उसकी क्लीवेज साफ साफ नजर आ रहा था। मोक्ष नजर जैसे ही दीप्ति पर गई उसका चेहरा और भी कोल्ड हो गया। वही दीप्ति तो डे से मोक्ष को देखकर कहीं खो सी गई थी। मोक्ष दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं था, पर हर कोई जानता था कि उसका चेहरा सिर्फ ग्रीक गॉड जैसा है, बाकी वो पूरा का पूरा एक रूथलेस डेविल है। दीप्ति तो मोक्ष को अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रही थी और मन ही मन आहें भर रही थी। तभी मोक्ष की आवाज उसकी कानों में पड़ी तो वो होश में आए। मिस दीप्ति, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मोक्ष ने ये सब अपनी कोल्ड वॉइस में कहा था, जिस वजह से एक पल के लिए तो दीप्ति डर गई, पर फिर अपनी डर को छुपाते हुए बोली, मुझे इस फाइल में तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए था। मोक्ष ने उसे कोल्डली घूर कर देखा पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, तो दीप्ति उसके डेस्क के पास चली गई। नीचे झुककर मोक्ष के आगे फाइल रख दिया। वो जिस तरह नीचे झुक रही थी उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही थी। वो मोक्ष को अपनी खूबसूरती में दीवाना बनाना चाहती थी, पर मोक्ष तो उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था। मोक्ष ने फाइल को देखकर अपने भौहें सिकोड़ लिया और अपनी खतरनाक नज़रों से दीप्ति को घूरते हुए बोला, मिस दीप्ति, ये फाइल डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की है, इसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड को मुझे देना था। क्या आप कुछ ज़्यादा ही फ्री है? अगर आप इतना फ्री है तो इस जॉब की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी रिज़ाइन कर सकती है। मोक्ष की बात सुनकर तो दीप्ति की जान हलक में आ गई। जब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस में आया था तब मोक्ष ऑफिस में नहीं था। तब ज़्यादा तक सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय भी नहीं आए थे। वो तो यहाँ आज इसलिए जल्दी आ गई थी ताकि वो मोक्ष को रिझा सके। उसे पता था मोक्ष बहुत जल्दी ऑफिस आ जाता है, पर आज मोक्ष ऑफिस नहीं आया था, इसलिए जब उसने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड को मोक्ष के ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा तो उसने उससे नॉर्मली बातचीत करना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि उन्हें मोक्ष से काम है और किसी फाइल में मोक्ष की सिग्नेचर चाहिए, तो उसे एक आइडिया आया इस फाइल के बहाने मोक्ष के पास जाने की। इसलिए उसने खुद ही हेड से इंसिस्ट किया कि वो उसे फाइल दे दे, वो मोक्ष से सिग्नेचर करा के उनके डिपार्टमेंट में भिजवा देगी। तो वो हेड भी मान गया, क्योंकि अब तक तो ऑफिस में डिप्टी और उसकी नई चमचियों ने ऑफिस में ये बात फैला दिया था कि दीप्ति के फैमिली और राजवंश फैमिली दोस्त है और मोक्ष और दीप्ति की शादी की बात चल रही है। और दीप्ति की ये बात सबने मान भी लिया था, क्योंकि दीप्ति रहान परिवार की बेटी थी और सबको पता था कि दीप्ति के डैड वीरेंद्र रहाणे है और उन लोगों ने उन्हें कई बार यहाँ देखा भी था और जानते थे कि राजवंश फैमिली और रहान फैमिली के बीच अच्छी कनेक्शन है। दीप्ति अभी डर रही थी कि कहीं मोक्ष सच ने उसे अभी जॉब से ना निकल दे। अगर ऐसा हुआ तो वो कैसे मोक्ष के करीब जाएगी और कैसे उसे अपना बनाएगी। मोक्ष कोल्डली दीप्ति को देखते हुए बोला, मिस दीप्ति, मेरे केबिन से बाहर जाइए। मोक्ष की इतनी सर्द आवाज सुनकर दीप्ति कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मोक्ष का फोन रिंग हुआ। जैसे ही मोक्ष की नज़र कॉलर आईडी पर गया तो उसकी कोल्ड नज़रें अचानक से सॉफ्ट हो गई और उसकी होंठों पर एक छोटी स्माइल आ गई। वही दीप्ति ने जब देखा कि मोक्ष फोन देखकर स्माइल कर रहा है तो वो क्यूरियस हो गई जानने के लिए कि मोक्ष को कौन कॉल कर रहा है। मोक्ष कॉल उठाने जा रहा था, पर जब उसने अभी भी दीप्ति को अपने केबिन में देखा तो उसने गुस्से में अपनी कोल्ड आवाज में बोला, गेट लॉस्ट फ्रॉम माय केबिन। उसकी इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर दीप्ति ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। उसकी जाने के बाद मोक्ष ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया और बोला, बेबी डॉल। चैप्टर 54, मोक्ष की सिडिक्टिव बातें, आरती जी और सुकेत जी का पछतावा आंसू। वहीं ईशानी जो इस वक्त अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी, मोक्ष की इतनी गहरी आवाज सुनकर एक पल लिए उसके आवाज में खो गई। फिर अपने सेंस में वापस आकर बोली, नकुल ऑफिस जा रहा है, उसे प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल दे देना। क्या बस तुम्हें इतना ही कहना था? क्या और कुछ नहीं कहना? मोक्ष ने थोड़ा नाराजगी से बोला। उसे तो लगा था उसकी बेबी डॉल उसे मिस कर रही है जिस वजह से उसने उसे कॉल किया है, पर उसकी बेबी डॉल ने तो उसका मूड ही बिगाड़ दिया। मोक्ष की नाराजगी भरी आवाज सुन ईशानी हल्की से स्माइल करते हुए बोली, हाँ वैसे तुम्हें क्या लगा मैं क्या कहने वाली हूँ? ईशानी की स्वीट वॉइस और हंसी सुनकर मोक्ष खो गया। वो भूल गया कि वो नाराज था। फिर कुछ सोचकर स्माइल करके हंसकी वॉइस में बोला, क्यों ना आज तुम और मैं एक साथ रात बिताए बेबी डॉल। मैं तो रात भर तुम्हारे होंठों का रस पीना चाहता हूँ और तुम्हारी मीठी सिसकियों की आवाज़ सुनना चाहता हूँ।
क्या कहती हो तुम, क्या आज हम दोनों? इतना कहकर वो रुक गया और उसकी होंठों पर इस वक्त एक तिरछी स्माइल थी। वही ईशानी तो उसकी बात कर शर्म से लाल हो रही थी। मोक्ष की हस्की वॉइस और बेशर्मी भरी बातें सुनकर ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष ये सब फोन पर नहीं बल्कि उसके कान के पास कह रहा है। इस वक्त ईशानी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ईशानी को खामोश देख इधर मोक्ष की स्माइल और भी बड़ी हो गई। क्या मेरी बेबी डॉल को शर्म आ रही है? मुझे तो लगा था मेरी बेबी डॉल सिर्फ शेरनी की तरह झपटा मारकर सीकर कर सकती है। इतना कहकर मोक्ष हंसने लगा। उसे ऐसे हंसता देख ईशानी को मोक्ष पर थोड़ा गुस्सा आ गया और वो नाराजगी और शर्म से बोली, मैं बिजी हूँ, मैं फ़ोन रख रही हूँ। इतना कहकर ईशानी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस लेने लगी। जब भी वो मोक्ष से बात करती थी या फिर उसके पास होती थी तो उसकी दिल तेजी से धड़कता था। वही ईशानी के फ़ोन काटने के बाद मोक्ष अपनी फ़ोन को देखकर हंस रहा था। वो इस वक्त ईशानी की शर्म से लाल चेहरे को इमेजिन कर रहा था। अगर इस वक्त कोई मोक्ष को देख लेता तो उसके चाम में खुद को खोने से नहीं रोक पाता। मोक्ष की स्माइल उसकी ग्रीक गॉड पर्सनैलिटी को और भी डैशिंग बना रहा था। इस वक्त मोक्ष को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये वही मोक्ष है जिसे पूरा दुनिया वाले डेविल और ना जाने किस किस नाम से बुलाते हैं। वही दूसरी तरफ ईशानी के रूम में उसके चारों दोस्त ईशानी को घेर कर खड़े थे और चारों ईशानी को अपनी घूरती हुई नज़रों से देख रहे थे, जैसे ईशानी ने उनके प्रति कितना बड़ा अन्याय किया हो। क्योंकि रितिका ने थोड़ी देर पहले जैकी को कॉल किया था और जैकी ने अपना सीना गर्व से चौड़ा करके प्राउड के साथ बोल दिया था कि अब ईशानी बोस की जिंदगी में जीजू आ चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग है। और जैकी ने सबको जलाने के लिए बहुत कुछ बड़ा चढ़ाकर बोला था, जैसे कि बोस सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। बोस ने तुम सबको नहीं बताया और मुझे लेकर अपने ससुराल गए थे। वहां पर भी मैं ही नंबर 1 रहूंगा क्योंकि बोस मुझे साथ लेकर गए थे। क्या तू अब भी हम अपनी दोस्त मानती है क्यूटी? रितिका ने मुंह फूला कर बोली। हाँ इशू, तू किसी के साथ रिलेशनशिप में है और तूने हमें कुछ नहीं बताया, नंदिनी ने भी ईशानी को घूरते हुए बोली। और तू इतना आगे बढ़ गई कि अपने ससुराल चली गई उनसे मिलने, वो भी उस बड़बोले जैकी के साथ। क्या तुझे हम सबको इस बारे में बताना जरूरी नहीं लगा? काव्या ने भी नाराजगी से बोली। हाँ अगर तू पहले बताती तो हम भी जीजा जी से मिल लेते। और तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी अपने ससुराल जाने की? हमारे आने तक तो वेट कर लेती, हम भी तेरे साथ जाते। हमें भी तो देखना था ना कि हमारी दोस्त ने किसे पसंद किया है और उसकी फैमिली कैसी है। क्या तू हम सबको अपना नहीं मानती जिस वजह से तूने हम सबको इस बारे में नहीं बताया? अनुजा ने भी सबका साथ देते हुए दुखी होते हुए बोली। वही ईशानी तो उन चारों की कंप्लेन चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। तभी रितिका बोली, अच्छा ये सब छोड़ क्यूटी, तो पहले मुझे ये बता कि आखिर जीजू है कौन और तुम दोनों कहाँ मिले? तभी काव्या बोली, हाँ ईशा, मुझे भी जानना है कि ऐसा कौन है जिसने तेरी दिल जीत लिया और तूने इतने कम टाइम में 2 सालों से जिसे ढूंढ रही थी उसे छोड़कर किसी और से प्यार कर लिया। ऐसे अच्छा भी है, मैं तो पहले से ही कह रही थी तुझे उस इंसान को भूल जाना चाहिए और एक अच्छे बंदे के साथ सेटल हो जाना चाहिए। आखिर मेरी इशू इतनी प्यारी जो है, नंदिनी ने एक प्यारी स्माइल करते हुए बोली। ईशानी सबको चुप कराते हुए बोली, शट अप। उसकी बात सुनकर चारों चुप हो गए और ईशानी की बॉयफ्रेंड के बारे में बोलने की इंतजार करने लगे। तभी ईशानी उन सब पर बॉम्ब गिराते हुए बोली, मोक्ष राजवंश है वो। पहले तो वहां सब सन्नाटा हो गया, फिर तभी तीनों की चिल्लाने की आवाज आई, क्या? मोक्ष राजवंश, बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह, नंदिनी ने शौक होते हुए बोली। वो एरोगेंट हैंडसम कोल सीईओ जिसे पाने का सपना हर लड़की देखती है, अनुजा ने भी शौक होते हुए पूछा। क्या वो मोक्ष राजवंश जिसे पूरी दुनिया डेविल और रूथेलेस बिजनेस किंग के नाम से जानती है? काव्या ने भी आंखें बड़ी करके पूछा। क्या सच में इंडिया की मोस्ट हैंडसम हंक बैचलर मेरे जीजू बनने वाले हैं? वाव, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, रितिका ने खुशी से उछलते हुए बोली। उनकी इतने जोर से चिल्लाकर सवाल पूछने की वजह से ईशानी की सिर दर्द करने लगा था। तभी काव्या बोली, अच्छा हुआ एटलीस्ट जीजू के साथ तू खुश रहेगी और उस लड़के को भूल जाएगी जिसने तेरी फर्स्ट किस चुराई थी, वरना मुझे तो डाउट था कि कहीं उस इंसान की चक्कर में मेरी प्यारी खूबसूरत दोस्त कुआई ना रह जाए।
तभी ईशानी ने डेविल स्माइल करते हुए उन सब के ऊपर एक और बॉम्ब गिराते हुए बोली, ये वही तो है। क्या? फिर से चारों की चीखने की आवाज आई। क्या आज उनकी ये दोस्त शोक देकर उनको जान से मारना चाहती है क्या? तभी अनुजा सेंस में वापस आकर बोली, मतलब मोक्ष आई मीन जीजू वही इंसान है जिसे तू 2 साल पहले मिली थी? हाँ, ईशानी ने कैसुअली बोली। इसका मतलब जीजू ही वो इंसान है जिन्हें तूने बचाया था उस दिन और जिन्होंने तेरी फर्स्ट किस चुराई थी। हाँ, ईशानी ने फिर से नॉर्मली कहा तो सब और भिन्न शौक और खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छा है कि जीजू जल्दी मिल गए, वरना मैं तो तेरे लिए स्वयंवर रखने की बारे में सोच रही थी ताकि तुझे तेरे प्रिंस चार्मिंग मिल जाएं, रितिका ने अपनी दांत दिखाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। सब खुश भी थे कि ईशानी जिसे ढूंढ रही थी वो इंसान ईशानी को मिल गया। हम सबको भी जीजा जी से मिलना है, वरना ये जैकी एक ही बात पर हमेशा हमें चिढ़ाता रहेगा और डींगे हाँकता रहेगा कि जीजू उसका है और जीजू उसे अहमियत देते हैं, और तेरे ससुराल वाले से वो पहले मिला है, नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। शाम का वक्त सुकेत जी ऑफिस से आ गए थे। रूम में आरती जी और साकेत जी बात कर रहे थे। आरती जी ने आज जो कुछ भी हुआ और ईशानी की दोस्तों के बारे में सुकेत जी को बता दिया था। दोनों की दिल में एक चुभन सी हो रही थी। आरती जी मायूसी से बोली, जब वो यहाँ आई थी तब अगर हम सबने उसे अपना लिया होता और उसे थोड़ी सी प्यार दिया होता तो आज वो भी हमारे साथ होती। हाँ जानती हूँ, हम सब ने बचपन से प्रिया को लाड प्यार से प्रिंसेस की तरह पाला था। जिस वजह हम ईशानी को प्रिया की जगह नहीं दे पाए, पर वो हमारी खुद की बच्ची थी, हमारा खून, हमें उसे ऐसे अजनबियों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। सुकेत जी इतना कहकर आरती जी की आंखों से आंसू बह गए। सुकेत जी आरती जी को दिलासा देते हुए बोले, हाँ हम मानते हैं हमारी गलती है, हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। पर आप रोइए मत, अब तो वो इसी घर में रहेगी, हम सब उसे मनाने की कोशिश करेंगे। सुकेत जी की बात सुनकर आरती जी रोते हुए बोली, सुकेत जी मुझे फिर से पहले की तरह ईशानी के मुंह से आपने लिए माँ सुनना है। सब मेरी गलती है, मैं कैसे अपनी खुद की बच्ची जिसे मैंने जन्म दिया था उसे खुद से इतना डर कर दिया। मुझे उसे प्यार देना चाहिए था। बच्चों के बदलने में ईशानी की तो कोई गलती नहीं थी, फिर क्यों हम सब ने उसे प्यार नहीं दिया, क्यों उसे हम सब ने नहीं समझा? वो हमारा खून है सुकेत जी, आपन का और मेरी इकलौती बेटी थी वो। भले ही प्रिया हमारी बेटी है, बचपन से हमारे साथ रही है, पर सच तो यही है ना कि ईशानी ही इस खानदान की और हमारी इकलौती बेटी है जिसके लिए हमने मन्नत मांगी थी। पर एक गलती की वजह से हमारी बच्ची हमसे अलग हो गई और माँ बाप और 4 भाई होते हुए भी अनाथ आश्रम में दर्द में अपनी जिंदगी बिताए। और जब वो यहाँ आए हम सबके प्यार के लिए तरसती थी वो, पर हम सब ने उसे कभी प्यार नहीं दिया और हमारी फिर से की गई गलतियों की वजह से हमारी बेटी हमसे आज इतना दूर हो गई कि अब वो हम सबको अपना माँ बाप भाई कुछ नहीं मानती। उसे अब हम सब की प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है सुकेत जी। पर जब वो मुझे किसी अजनबियों की तरह आंखों में नफरत लिए देखती है और माँ के बदले मिसेस मेहरा कहकर बुलाती है तो मेरी दिल में बहुत दर्द होता है। हम सब ने खुद ही अपनी बच्ची को खुद से दूर कर दिया सुकेत जी, अब वो कभी हम सबको अपना नहीं मानेगी। इतना कहकर आरती जी सुकेत जी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। सुकेत जी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आज पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। आरती जी की सारी बातों में सच्चाई थी। ईशानी उनकी इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने खुद ठुकरा दिया था। उनका दिल जैसे बैठा जा रहा था। कुछ देर बाद सब डाइनिंग हॉल में थे, सिर्फ समीर को छोड़कर, क्योंकि वो सिटी से बाहर मीटिंग के लिए गया था। ईशानी और उसके चारों दोस्त भी वहां आ गए थे। चारों ईशानी को कुछ ना कुछ बोलकर हंस रहे थे। ईशानी की फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल थी जिस वजह से वो और भी प्यारी लग रही थी। सभी घरवाले ईशानी को हंसता हुआ देखकर खुश थे, सिर्फ प्रिया को छोड़कर। आरती जी और सुकेत जी भी अपनी आंखों में खुशी और नमी लिए ईशानी को देख रहे थे। आज तक आने के बाद से उन लोगों ने ईशानी को ऐसे खुद होते हुए नहीं देखा था। चैप्टर 55 जेलस गुस्सा ध्रुव का कॉल, सबकी आंखों में आंसू। दर्शित, रिहान और अयान की नज़र भी ईशानी पर थी। उसे खुश देखकर उनके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। प्रिया को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से के मारे पागल हो जाएगी। ये चारों इतने बड़े घर की बेटियां हैं, फिर भी इन्हें क्या ज़रूरत है ऐसे इस 2 कौड़ी की ईशानी के आगे पीछे घूमने की।
जब उसने अपने मोम डैड और भाइयों को देखा जो ईशानी की तरफ ही देख रहे थे तो उसे और भी ज्यादा जलन होने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया और उसकी होंठों पर शैतानी स्माइल आ गई। उसने अपने भाइयों की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, दर्शित भाई, आज मुझे आपके हाथ से खाना है। पास्ट में प्रिया हमेशा ही ऐसे ही ईशानी के सामने अपने भाइयों को खुद को खिलाने के लिए बोलती थी ताकि वो ईशानी को जला सके और उसे उसकी औकात याद दिला सके कि उसे इस घर में कोई भी प्यार नहीं करता है। उसके भाई भी बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाते थे, जिस वजह से ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते थे। और ईशानी की आंखों में आंसू और निराशा देखकर उसे बहुत मजा आता था। इस वक्त भी वो यही करना चाहता थी। वो ईशानी को दिखाना चाहती थी कि अब भी वो इस घर की प्रिंसेस और सबकी लाडली है। वो फिर से ईशानी की आंखों में निराशा और आंसू देखना चाहती थी। उसने अपनी तिरछी नज़रों से ईशानी को देख जो अब भी अपने दोस्तों की बात का जवाब दे रही थी। उसने तो एक नाज भी उसे नहीं देखा, जैसे प्रिया की बातों से उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ईशानी को कुछ भी रिएक्ट ना करता देख उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दर्शित भी ईशानी की तरफ ही देख रहा था। पास्ट में प्रिया हमेशा ऐसे ही ईशानी की आगे चारों भाइयों में से किसी ना किसी को खाना खिलाने को बोलती थी और वो सब भी उसकी बातें मान जाया करते थे और प्रिया को बड़े प्यार से खाना खिलाते थे। हालांकि दर्शित ने सिर्फ एक बार ही प्रिया को खाना खिलाया था, वो भी प्रिया की बार बार कहने के बाद, क्योंकि वो घर में भी ज्यादा मिलता जुलता नहीं था। पर पहले जब भी समीर, रिहान, अयान प्रिया को प्यार से खाना खिलाते थे तब दर्शित ने ईशानी की आंखों में आंसू और हट देखा था। पता नहीं क्यों पर उस वक्त ईशानी की आंखों में आंसू उसे अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से वो प्रिया को अपने हाथों से नहीं खिलाता था। पर वो ईशानी से बात नहीं करता था। उसे लगता था ईशानी बस जेलस है, पर अब उसे फील हो रहा था ईशानी को कितना बुरा लग रहा होगा उस वक्त। पर इस वक्त ईशानी की आंखों में कुछ भी नहीं था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा था। ये देखकर दर्शित को बुरा लगा। उसने प्रिया की तरफ मुड़कर देखा और थोड़ सख्त आवाज में बोला, प्रिया, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें अपने भाई के हाथ से खाना है। इतना कहकर वो अपने पला से खाने लगा। वही प्रिया तो शौक थी दर्शित के ऐसे कहने से। उसके भाई ने ऐसे सबके सामने उसे कैसे मना कर दिया। उसे इस वक्त गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपनी मोम डैड की तरफ देखा जो कुछ नहीं बोल रहे थे, तो उसने रिहान की तरफ देखकर मासूम शकल बनाते हुए बोली, भाई। उसके इतना कहने से ही रिहान समझ गया कि प्रिया क्या चाहती है। उसने निराशा में अपना सिर हिला दिया और हार मानकर प्रिया को अपने हाथों से खिलाने लगा। रिहान को खुद को खिलाने से प्रिया खुश हो गई और घमंड के साथ ईशानी की तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हो, देखा मेरे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं। पर ईशानी तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो अभी भी अपनी दोस्तों से बात करते हुए खाना खा रही थी। जब दर्शित ने ईशानी को अभी भी नॉर्मल देखा, फिर उसने प्रिया को देखा जो ईशानी की तरफ देख रही थी। प्रिया को ईशानी की तरफ देखता पाकर दर्शित की भौहें वापस में सिकुड़ गई। क्या प्रिया ईशानी को जलाना चाहती है? उसने सोचा, फिर अपना सिर झटक कर खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद जब सबका खाना ऑलमोस्ट आधा हो गया था, तभी नंदिनी का फोन बजा। जैसे ही उसने कॉलर आईडी देखी तो बिना कुछ सोचे समझे कि वो डाइनिंग टेबल पर है, उसने फ़ोन उठा लिया तो फ़ोन स्क्रीन पर एक हैंडसम फेस देखा। नंदिनी ने फ़ोन घुमा लिया, फिर उसने देखा कि वो कहाँ है तो वो थोड़ी अकवर्ड हो गई। तो दादी माँ हंसते हुए बोली, परेशान मत हो बच्ची, तो यहीं बात कर ले। तो नंदिनी खुश होकर स्क्रीन को अपने तरफ घुमाकर बोली, हेलो भाई। तो उधर से शांत मगर सॉफ्ट आवाज आई, क्या कर रही हो गुड़िया, और मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है? उसकी बात सुनकर नंदिनी हंसते हुए अपनी आंखें मटकाती हुई बोली, मैं तो खाना खा रही थी। फिर ईशानी की तरफ फोन की स्क्रीन करते हुए बोली, और ये रही आपकी प्रिंसेस, खुद ही देख लीजिए। ईशानी को देखते ही वो शख्स जो कि नंदिनी का भाई ध्रुव था, वो स्माइल करते हुए बोला पड़ा, सॉरी सवालों की बारिश कर डाला। प्रिंसेस तुम वहाँ ठीक तो हो ना? आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो 2 दिन से? क्या आपको आपके इस भाई की याद नहीं आ रही है? तुम्हें पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी कि पता नहीं मेरी प्रिंसेस वहाँ कैसे होगी। ऐसे भी तुम्हें तो अपनी ज़रा सी भी फिक्र नहीं है और ना ही तुम अपनी ख्याल रखती हो। उसके इतने सारे सवाल एक के बाद एक सुनकर ईशानी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था।
फिर ईशानी ने अपना सिर झटका और ध्रुव के शांत होने का इंतजार करने लगी। वहीं नंदिनी, ऋतिका और काव्य ईशानी की इस हालत पर अपने मुंह पर हाथ रख के हंस रहे थे। अब क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो प्रिंसेस? ध्रुव ने ईशानी को चुप देखते हुए बोला। तो ईशानी बोली, आप कुछ बोलने दोगे तो मैं कुछ बोलूंगी ना भाई, आप मुझे बोलने कहाँ दे रहे हैं? ईशानी की बात सुनकर ध्रुव चुप हो गया। तो ईशानी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? ईशानी ने प्यारी सी स्माइल के साथ पूछा। 4 सालों में सारे भाइयों में से ईशानी ने सबसे ज्यादा वक्त अपने ध्रुव भाई के साथ ही बिताया था, और इस वजह से उसके सारे भाई ध्रुव से जेलस रहते थे और ईशानी से हमेशा फेवरेटिज्म करने की कंप्लेन करते रहते थे, और इस बात से ध्रुव को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ध्रुव तो ज़्यादातर दिल्ली में ही रहता था, जिस वजह से उसे ईशानी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने को मिल जाता था, क्योंकि बाकी सारे भाई तो मुंबई में ही रहते थे, जिस वजह से उन सबको ईशानी के साथ ज़्यादा वक्त रहने को नहीं मिलता था। पर इस वक्त तो ईशानी मुंबई में थी तो ध्रुव को जेलस फील हो रहा था, क्योंकि अब से ईशानी बाकी भाइयों के साथ ज़्यादातर रहने वाली थी। ध्रुव थोड़ा नाटक करते हुए बोला, मैं तो बहुत दुखी हूँ। फिर मासूम बनते हुए बोला, प्रिंसेस तुम्हें पता है ना कि मैं ही तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम उन बेवकूफ़ वेद और रुद्र के साथ ज़्यादा टाइम मत बिताना, ठीक है? नहीं तो वो दोनों तुम्हें भी बिगाड़ देंगे मेरी प्यारी प्रिंसेस। ध्रुव की बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई, टीयर्स ऑफ जॉय। ऐसे तो उसका ये भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता था, पर कभी कभी ऐसे बचकाना बात भी बोलता था जो सिर्फ उसके और नंदिनी के सामने ही थी। नंदिनी, ऋतिका, काव्या भी ध्रुव को ऐसे जलता हुआ देखकर मजा ले रहे थे। इस बात से अनजान कि सारे घर वाले उन्हें ही देख रहे हैं। रिहान जो प्रिया को खाना खिला रहा था, ईशानी के मुंह से फिर से किसी के मुंह से प्यार से भाई सुनकर उसका हाथ रुक गया था। वीडियो कॉल होने की वजह से सबको ध्रुव की सारी बातें सुनाई दे रही थी। ध्रुव का इस तरह ईशानी पर हक जताना, प्रिंसेस बोलना, और ईशानी का भी ध्रुव के लिए इतना प्यार देखकर तीनों भाइयों का दिल भारी हो रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ईशानी को किसी और को भाई बोलते देखकर। उन सब की आंखें नम हो गई थी। अब तो एक भी निवाला उनके गले से नहीं उतरने वाला था। वहीं सुकेत जी और आरती जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अगर ईशानी के साथ उन सबने थोड़ा प्यार से और अपनेपन के साथ बर्ताव किया होता तो ईशानी उनके साथ भी आज ऐसे ही हंसी खुशी बात करती। उनकी बेटी आज उनके बदले किसी और को अपना परिवार मानती है, पर उन्होंने भी तो ईशानी के साथ वही किया था। ईशानी के सामने ही ईशानी को अपनाने से मना करके प्रिया को प्यार दिया था, जिस प्यार पर ईशानी का भी हक था। ये सब तो उनके कर्म का फल है जो आज उनकी बेटी उनसे नफरत करती है, उन्हें एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करती है। पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि नफरत करने की वजह तो उन लोगों ने खुद ही ईशानी को दिया है। दर्शित, रिहान, अयान भी तो यही सोच रहे थे। ये उन सब का कर्म का फल है जो अब उन्हें मिल रही है। उनकी बहन उनसे बहुत दूर हो गई है, उन्हें अपना परिवार भी नहीं मानती है, और आगे की कोई कह नहीं सकता कि वो उन्हें अपनी फैमिली मानेगी भी कि नहीं, पहले की तरह उनसे बात करेगी भी कि नहीं। अब तो ईशानी को उन सब की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे उन लोगों ने पहले ईशानी को अपनाने से मना कर दिया था, जैसे ईशानी के साम भी प्रिया से प्यार करते थे और प्रिंसेस की तरह रखते हैं, आज ठीक उसी तरह ईशानी ने भी उन सबको ठुकरा दिया है और फैमिली मानने से इनकार कर दिया है। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उस वक्त जब वो ईशानी के सामने ही प्रिया से प्यार करते थे और उसे इग्नोर कर देते थे, तब ईशानी को कैसा लगता होगा। रिहान ने प्रिया के सामने वो प्लेट रख दी जिस प्लेट से वो उसे खाना खिला रहा था, और बोला, अब तुम खुद अपने हाथ से खा लो। इतना कहकर उसने टिश्यू से अपने हाथ साफ किया, फिर दूसरे प्लेट में अपने लिए खाना केकर खाने लगा। वही प्रिया को फिर से गुस्सा आ गया। उसकी सारी प्लान्स फेल हो रहा था, ना तो वो ईशानी को जलाने में कामयाब हो रही थी, ना ही उसे सबक सिखा पा रही थी। चैप्टर 56, ईशानी की बातें। सबका पछतावा था, पर किसी का भी ध्यान प्रिया के ऊपर नहीं था। सुकेत जी और आरती जी को तो पछतावा हो रहा था, वहीं तीनों भाइयों का दिल बैठा जा रहा था। अब तो उन सबका भूख भी मर गया था। वही ध्रुव ईशानी से जिद कर रहा था कि वो जल्दी यहाँ आ जाए और उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेज बनाए। मेरी प्यारी प्रिंसेस, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी हाथ की बनाया हुआ खाना कितना पसंद है। क्या तुम एक बार और अपने सबसे प्यारे भाई के खाना नहीं बनाओगी?
ध्रुव की बात सुनकर ईशानी ने उसे देखा, फिर अपना सिर मजबूरी में हाँ में हिला दिया। ऐसे भी वो अपने भाई से बातों में नहीं जीत सकती थी। ईशानी की हाँ सुनते ही ध्रुव खुशी से नाचते हुए बोला, ये हुई ना बात मेरी प्रिंसेस वाली, में जब आऊँगा तो पक्का तुम्हारे लिए सबसे न्यू एडिशन की स्पोर्ट्स कार लेकर आऊँगा। तभी नंदिनी मुंह फूला कर बोली, भाई क्या आप आपने गुड़िया को भूल गए? क्या आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाएंगे? नंदिनी की बात सुन ध्रुव हंसते हुए बोला, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा, पर सबसे अच्छा गिफ्ट तो मेरी प्रिंसेस की होगी। पांचों दोस्त सब ऐसे ही बात करते हुए खाना खा रहे थे। ईशानी को छोड़कर बाकी सब हंसी मजाक कर रहे थे। वही ईशानी शांति से ध्रुव से खाते हुए बात कर रही थी। अब उनका टॉपिक बिजनेस पर आ गया था। जब रिहान से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जानबूझकर ईशानी की ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ईशानी के पास जो सब्जी का बोल था उसे पॉइंट करते हुए बोला, ईशानी क्या तुम वो बोल मुझे पास कर दोगी? वही ईशानी जिसकी नज़र ध्रुव पर थी। रिहान को उससे बोल मांगता देख उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। रितिका ने भी ईशानी की मूड को नोटिस कर लिया और नंदिनी को इशारा किया तो नंदिनी समझ गई। फिर ध्रुव को देख बोली, भाई हम आपसे बाद में बात करते हैं, बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही बाकी सब भी ईशानी को ध्यान से नोटिस कर रहे थे। तीनों भाई आज से ईशानी की तरफ देख रहे थे कि शायद ईशानी उनसे थोड़ी सी ही सही बात कर ले। वही सुकेत जी और आरती जी भी समझ रहे थे कि रिहान ईशानी के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। इस बात से दोनों खुश भी थे। वही प्रिया को तो अब और भी गुस्सा आ रहा था। वो भी देख पा रही थी कैसे उसके भाई ने उसे खाना न खिलाते हुए ईशानी को देख रहे थे। फिर अब वो ईशानी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी बोल ले सकते थे, पर उन्होंने ईशानी को बोला। वही ईशानी को वो पल याद आ रहा था जब वो अपने हाथों में कुकिंग करके अपने भाइयों को प्यार से देने की कोशिश करती थी। कैसे वो सब उसे इग्नोर कर देते थे। कितनी बार इन सब ने उसकी इंसल्ट भी किया था, ये कहकर कि उसके हाथ का लो स्टैंडर्ड खाना वो नहीं चाहते। कैसे पिछले जन्म में उसकी मेहनत से बनाया हुआ खाने को प्रिया के कहने पर वो फेंक देते थे, नहीं तो सर्वेंट को दे देते थे। आपने पेरेंट्स और भाइयों को इतनी मेहनत और प्यार से बनाया हुआ खाने को फेंकता देख ईशानी को उस वक्त बहुत दर्द होता था। पर अफसोस उस वक्त उसे समझने वाला कोई भी नहीं था। एक बार तो प्रिया के कहने पर उसके बनाए हुए खाने को उसके सामने ही इन लोगों ने कुत्ते को खिला दिया था। उस दिन वो बहुत टूट गई थी। उसके बाद उसने खाना बनाना छोड़ दिया था। उसे तो याद भी नहीं कि पिछले जन्म में उसे कितनी चोट लगी है, कितनी बार गर्म खाने से उसकी हाथ जल गया है। अगर इस जन्म में भगवान ने उसे दूसरा मौका ना दिया तो इस जन्म में भी शायद वो अब तक पिछले जन्म के तरह ही इन सबके प्यार के लिए सब कुछ कर रही होती। आफ्टर ऑल इस जन्म में भी तो वो यहाँ 1.5 साल तक यहाँ रही है और सबके प्यार के लिए 1.5 साल तक बहुत कुछ किया है। ये सब सोचकर उसकी आंखों में गहरी नफरत छा गई। उसने रिहान की तरफ देखते हुए एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मैं रिहान मेहरा, क्या आप मुझसे बोल रहे हैं? फिर अपनी डेविल स्माइल के साथ बोली, जहाँ तक मुझे याद है आपको तो मेरी छुई हुई कोई भी चीज़ पसंद नहीं ना, वो खाना ही क्यों ना हो। कहीं अपने गलती से अपनी प्यारी बहन प्रिया की जगह मेरे नाम तो नहीं ले लिया ना? जितना मुझे याद है आपकी प्यारी इकलौती बहन को पसंद नहीं कि आप मुझसे बात भी करे या मेरे हाथ से कुछ भी ले। तो फिर आज ये आपका दिशा कैसे बदल गया? आपको अपनी बहन की कहने पर दूसरे के ऊपर खाना भी फेंक देते थे ना, तो फिर अब ये परिवर्तन कैसा? इतना कहकर ईशानी हंसने लगी जैसे रिहान और उसके साथ बाकी सबका मजाक उड़ा रही हो। ईशानी की बात सुनकर सबको शर्मिंदगी हो रही थी। सबसे ज्यादा दुख तो रिहान को हो रहा था। सबको याद आ रहा था जब हर बार ईशानी बहुत प्यार से अपने भाइयों के लिए खाना बनाती थी। ऐसे तो ईशानी बहुत बार उन सबके लिए खुशी से खाना बनाती थी, पर कोई भी उसकी हाथ का खाना नहीं खाता था। सब उसे इग्नोर कर देते थे, कभी कभी तो डांट दिया करते थे, जिस वजह से ईशानी बहुत दुखी हो जाया करती थी। पर उन सबको ईशानी की दुखी होने से या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उन सबको तो ये सब ईशानी का नाटक लगता था। उन्हें लगता था ईशानी ये सब करके उनकी नज़रों में अच्छी बनने की कोशिश कर रही है और प्रिया की जगह लेने की कोशिश कर रही है, ताकि वो सब प्रिया से ज़्यादा उससे प्यार करे और प्रिया की जगह उसे दे दे। प्रिया भी हर बार उन्हें ईशानी के खिलाफ रोते हुए भड़का देती थी कि अब ईशानी आ गई है और सबके लिए इतने प्यार से सब कुछ कर रही है, तो ज़रूर अब वो लोग ईशानी को अपना मानकर प्यार करेंगे और उसे पराया कर देंगे। प्रिया को बचपन में उन्होंने प्रिंसेस की तरह पाला था, जिस वजह से वो प्रिया को रोते हुए नहीं देख पाते थे।
जिस वजह से उन्हें ईशानी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, इसलिए वो ईशानी का बनाया हुआ खाना कभी नहीं खाते थे। एक बार तो हद हो गई थी। रिहान की बर्थडेट पर ईशानी ने बहुत प्यार से रिहान की पसंद का सारा खाना बनाया था, पर प्रिया वहाँ भी रोने लगी कि ईशानी को खाना बनाना आता है, जिस वजह से उसने रिहान भाई के लिए खाना बनाया, जिस वजह अब तो रिहान भाई उससे ज़्यादा प्यार करेंगे और उसे ही अपनी बहन मान लेंगे। वही अपनी प्यारी बहन प्रिया को रोते देख रिहान को गुस्सा आ गया और उसने सबके सामने उस खाने को फेंक दिया था जो ईशानी की हाथों पर गिरा था। खाना बहुत गर्म था, जिस वजह से ईशानी दर्द से रोने लगी थी। ईशानी को ऐसे रोते देख एक पल के लिए तो सबको बुरा लगा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ दादा दादी थे जिन्होंने रिहान डांटा था। दादी माँ ने तो एक थापड़ भी मार दिया था, जिस वजह से रिहान को ईशानी पर और भी गुस्सा आ गया था। सबको यही लगता था कि ईशानी उन सब का अटेंशन अपने ऊपर चाहती है ताकि वो सब प्रिया से दूर हो जाए। उन्होंने तो ईशानी को देख भी नहीं कि उसका हाथ कितना जल गया है। बेचारी ने तो कितने खुशी से अपने भाई के लिए उसके जन्मदिन पर खाना बनाया था। ये सब याद करके सबके आंखों में आंसू आ गए। सबका दिल भारी हो रहा था। सबसे ज्यादा तो रिहान पछता रहा था। उसे एक अजीब सा दुख और उदासी अपने दिल में महसूस हो रहा था। क्यों उन सब ने ईशानी से ऐसा बर्ताव किया कि आज वो उनसे इतना दूर चली गई? क्या उन सब ने एक पल भी उस प्यारी सी बच्ची को प्यार? अब किस मुंह से वो उसे फिर से अपनाने को बोलेंगे? वो तो ईशानी के फैमिली बनने के लायक ही नहीं थे। किसी का अब खाने का मन नहीं था। सबके भूख जैसे मर गई थी। उन सब ने ईशानी को इस हद तक मजबूर कर दिया था कि यहाँ आते वक्त उनकी जो छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी और मासूम थी, जो सबके इग्नोर करने के बाद भी सबको प्यार देती थी और दर्द होने पर भी सबके सामने एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसकी चेहरे पर होती थी, उन सब ने उस प्यारी सी बच्ची को जो उनकी खुद का खून थी उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि आज उसे उन सबको देखकर सिर्फ नफरत होती थी। आज वो मासूम नहीं, उसकी मासूमियत जैसे कहीं खो सी गई थी। क्या उन्होंने बहुत देर कर दिया? अब तो वो उन्हें अपना परिवार भी नहीं मानती थी। उसकी स्वभाव भी पहले जैसा नहीं था। अब तो वो इतनी कठोर बन गई थी कि शायद ही उन्हें कभी माफ भी करे। सबसे ज्यादा दर्द तो रिहान को हो रहा था। उसने अपनी छोटी सी बहन को कितना दर्द दिया था, ये सोचकर उसे रोने का मन कर रहा था। तभी प्रिया, जो ईशानी की बातों से गुस्सा हो गई थी, अपनी चेहरे पर नकली मासूमियत लिए बोली, ईशानी तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? भाई तो सिर्फ तुम्हें बोल पास करने को बोल रहे थे, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसमें भाई ने इतनी बड़ी भी क्या गलती कर दिया जो तुम उन्हें इतना सुन रहे हो? माना कि भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे नाम पर उन्हें ताना मारो। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी और ईशानी के पास चली गई और बोल उठाया जैसे वो रिहान को देने वाली हो, पर इस वक्त उसकी चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट थी। उसने बोल को उठाया, फिर मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोली, अब देखो मैं क्या करती हूँ, बहुत बेइज्जती कर चुकी हो तुम मेरी। फिर वो ऐसे नाटक करने लगी जैसे वो गिर रही हो, फिर लड़खड़ाकर उस बोल को ऐसे गिराया जैसे वो बोल ईशानी के ऊपर गिरे। वही ईशानी भले ही दूसरी तरफ देख रही थी, पर उसे पता था कि प्रिया क्या करने की कोशिश कर रही है, पर उसने उस बोल को गिरने दिया। वो थोड़ी सी साइड हो गई जिससे वो बोल से सब्जी सिर्फ थोड़ा सा ही ईशानी की हाथ पर गिरा। पर ईशानी मन ही मन हंस रही थी। वही प्रिया को निराशा हुई कि सब्जी बस ईशानी की एक हाथ पर गिरा। तभी ईशानी अपनी जगह से उठ गई। सब्जी ज़्यादा गर्म तो नहीं था, फिर भी उसकी हाथ बस थोड़ी सी लाल हो गई थी। वही ईशानी की हाथ के ऊपर गर्म सब्जी गिरता देख सुकेत जी, आरती जी और तीनों भाई चिंता में आ गए। उन्हें ईशानी की बहुत चिंता होने लगी कि कहीं उनकी बेटी को दर्द तो नहीं हो रहा है। वो ईशानी के पास आने ही वाले थे, तभी ईशानी ने प्रिया को एक जोर का थापड़ लगाया। थापड़ इतना जोर से लगा था कि प्रिया की कान काम करना बंद हो गया। उसका एक गाल पूरी तरह से सूज गया था। उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। चैप्टर 57, प्रिया की इंसल्ट, सबकी यादें और गिल्ट। इस वक्त प्रिया की चेहरा एक तरफ झुकी हुई थी। सब ईशानी को देख रहे थे जो गुस्से में लग रही थी। प्रिया को अपने गाल पर जलन हो रहा था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अनिश्वास और गुस्से की मिले जुले भाव से ईशानी को देखा जो उसे ही गुस्से में देख रही थी। तभी प्रिया की फिर से दर्द से चीख निकल गई, क्योंकि ईशानी ने अपने सामने रखा दाल का बोल प्रिया के ठीक राइट साइड हाथ पर फेंक दिया था, जैसे प्रिया ने ईशानी के ऊपर जानबूझकर फेंका था।
दाल गर्म थी जिस वजह से प्रिया को बहुत जलन हो रही थी, उसकी आंखों से सच में आंसू बहने लगे। वही घर वाले तो अब भी शौक थे, वही दादा दादी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जब ईशानी के साथ ये सब हो रहा था तो कोई कुछ नहीं बोला था। अब जब ये सब प्रिया के साथ हो रहा था, वो देखना चाहते थे कौन क्या कहने वाला है। नंदिनी, ऋतिका, काव्या, अनुजा ये चारों तो बड़े मजे से ये सब देख रहे थे। ऐसे भी ईशानी के साथ रहते रहते उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक चीजें देखने की भी आदत हो गई थी, फिर ये तो बस एक नॉर्मल बात है। उन्होंने तो ईशानी को अपने दुश्मन को एसिड से नहलाते हुए देखा था, तो फिर इस गरम दाल के प्रिया के ऊपर फेंकने से भला वो क्यों शौक होंगे। प्रिया को चिल्लाते देख आरती जी, दर्शित, रेहान सब उसके पास आ गए। आरती जी ने प्रिया की हाथ को पकड़ लिया। जब सब ने प्रिया की हाथ को देखा तो प्रिया की हाथ थोड़ा लाल हो गया था, गर्म दाल गिरने से। आरती जी ने प्रिया की हाथ को धीरे धीरे टिश्यू से साफ करते हुए ईशानी से बोली, ये क्या हरकत है, अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम, देखो उसकी हाथ कितना जल रहा है। वही प्रिया जो गुस्से और दर्द से पागल हो रही थी, जैसे ही उसने अपनी मोम और भाइयों को अपनी केयर करते देखा तो दर्द में भी उसके दिल में एक सेटिस्फैक्शन आ गई। प्रिया ने मन ही मन सोचा, लगता है यही सही टाइम है इस दो कौड़ी की ईशानी को सबके नज़रों में गिराने का। मैं भी देखती हूँ तुम मेरी जाल से कैसे बचती हो। अब तो घर वालों के सामने और तेरी दोस्तों के सामने आ गई, मैंने तुझे नीचे ना गिरा दिया न तो मैं भी प्रिया मेहरा नहीं। अगर एक बार ईशानी के दोस्त उसे अलग हो गए तब ये ईशानी क्या करेगी, मैं भी देखती हूँ। इन सब की वजह से ही उड़ रही है ना, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी दोस्तों को छीनकर अपने साइड करती हूँ। इतना सोचकर उसने नाटक करते हुए और जोर से रोते हुए सबको देखते हुए बोली, मोम भाई आप ईशानी पर ज़्यादा नाराज मत होइए, शायद ये मुझसे बहुत गुस्सा है इसलिए इसने मुझे मारा होगा। उसने ये सब ऐसे कहा जैसे सबको लगे कि वो कितनी अच्छी है, और ईशानी की उसके साथ इतने बदतमीज़ करने के बाद भी, थापड़ मारने के बाद भी वो ईशानी को बचाना चाहती है। पर असलियत क्या है ईशानी और उसके दोस्त जानते थे। दर्शित ने ना चाहकर भी सॉफ्ट टोन में ईशानी की तरफ देखकर पूछा, तुमने प्रिया पर हाथ क्यों उठाया और तुमने ये दाल के फेंका प्रिया के ऊपर। प्रिया ने तो बस गलती से बोल गिरा दिया था, क्या इसके लिए तुम्हें इतने हाइपर होने की ज़रूरत है। तभी ऋतिका की नज़र जब ईशानी की हाथ पर गई तो वो जल्दी उठकर ईशानी के पास आ गई और ईशानी हाथ को पकड़ लिया जो रेड हो गया था। ऐसे भी ईशानी की स्किन दूध जैसी सफ़ेद थी जिस वजह से उसकी स्किन पर रेड निशान बहुत ज़्यादा दिख रहा था। क्यूटी तुम्हारी हाथ तो जल गई है। इतना कहकर वो तुरंत एक बोल में पानी ले आई और ईशानी की हाथ को उसमें डूबा दिया। उसकी सारे दोस्त भी उसके पास आ गए। किसी को नहीं पता था कि प्रिया ने जिस सब्जी को गिराया था वो थोड़ा गर्म था, और अब तक ईशानी को प्रिया को सबक सिखाते देख तीनों ही मजा ले रहे थे जिस वजह से उन्होंने ठीक से ईशानी की हाथ को देखा नहीं था। वही जब आरती जी और दर्शित और बाकी सब ने ईशानी की हाथ को देखा जो लाल हो गई थी, तो सबको याद आया कि प्रिया की हाथ से सब्जी ईशानी पर गिर गई थी, जरूर इस वजह से उसे चोट लग गई होगी। दर्शित ने जल्दी से प्रिया की हाथ को छोड़ दिया और ईशानी के पास गया और उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारी हाथ तो जल गई है, जल्दी चलो मेडिसिन लगा लो वरना जलन कम नहीं होगी। उसकी आवाज़ में प्यार और चिंता दोनों ही झलक रहा था। पर जैसे ही उसने ईशानी के हाथ को छुआ, ईशानी ने दर्शित की हाथ को झटक दिया। अब तक तो रेहान अयान भी प्रिया को छोड़ ईशानी के पास आ गए थे। ईशानी को खुद को ऐसे झटकते हुए देख दर्शित को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं बोला। वही आरती जी को भी ईशानी की चिंता हो रही थी, पर वो जानती थी अगर वो इस वक्त ईशानी के पास गई तो शायद ईशानी और भी गुस्सा हो जाए, इसलिए वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने प्रिया की हाथ को छोड़ दिया था। अब तो उन्हें जैसे याद ही नहीं थी कि प्रिया दर्द में है, वो तो बस ईशानी की तरफ ही अपनी कंसर्न भरी नज़रों से देख रही थी। और ये सब देखकर प्रिया का घुस पल पल बढ़ता जा रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली उसे छोड़ उस कल की आई हुई ईशानी की इतनी केयर कर रहे हैं। ये बात उसे ईशानी से और भी ज़्यादा नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। वही ईशानी ने दर्शित को झटकते हुए बोली, मिस्टर दर्शित मेहरा, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मुझे अनजान लोगों की टच पसंद नहीं है। फिर उसने प्रिया को एक बार अपनी कोल्ड नज़रों से नफरत से देखा, फिर आरती जी की तरफ देखकर बोली, मिसेस मेहरा, मैंने आपसे पहले कहा था ना मेरा इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी कचरे से उठाई हुई बेटी को मेरी बहन कहने की।
मेरी बहनों का स्टैंडर्ड आपकी इस कचरे से बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगली बार मुझे इस घटिया की बहन कहने की और मेरा रिश्ता किसी से जोड़ने की कोशिश भी मत करना। आपकी इस बेटी की स्टैंडर्ड तो मेरी सर्वेंट से भी बहुत नीचे है, ईशानी ने प्रिया की बेइज्जती करते हुए बोला। अपनी इतनी इंसल्ट होता देख और ईशानी को उसे कचरा कहते देख प्रिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो चुपचाप खड़ी थी ताकि किसी को भी उसकी गुस्से का अंदाजा ना हो जाए। ईशानी फिर दर्शित की तरफ देखकर मेकिंग स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर दर्शित मेहरा, मैं आपकी तरह अंधी नहीं हूँ जो ये भी समझ नहीं पाऊंगी कि कौन जानबूझकर मुझे हट करना चाहता है और कौन अनजाने में। अगर अपनी अपनी बहन की इतनी ही चिंता है तो आप उसे संभाल कर रखिए ताकि जाने अनजाने में वो किसी ऐसे इंसान को प्रोवोक ना करे जिसे वो सहन ही ना कर पाए। सब ईशानी की बात को समझ रहे थे कि ईशानी क्या कहने की कोशिश कर रही है। वही प्रिया की आंखें गुस्से और आंसू की वजह से लाल हो गई थी। पहले उसकी कोई भी प्लान फेल नहीं हुई थी तो फिर अब बार बार उसकी सारी प्लानिंग फेल क्यों हो रही है। ईशानी वहां से सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। नंदिनी भी आइस क्यूब और मेडिकल किट लेकर ईशानी के रूम की तरफ चली गई। बाकी सब वही रह गए। दादाजी और दादी माँ को भी ईशानी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी वहां से चले गए। वही बाकी सब बस ऐसे ही चुप रह गए। दर्शित आपने उस हाथ को देख रहा था जिसे ईशानी ने झटक दिया था। क्या उसकी बहन को अब उसका छूना भी पसंद नहीं है? तभी रिहान दर्शित की कंधे पर हाथ रख के बोला, भाई आप ज्यादा उदास मत होइए, आप देखना ईशानी एक दिन फिर से पहले की तरह हो जाएगी और फिर से हम सबको एक दिन भाई बोलेगी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी क्योंकि उसे आपने ही कही बात पर भरोसा नहीं था। अयान भी ऊपर ईशानी की रूम की तरफ देखकर बोला, भाई उसे चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा होगा और इस सब से उसका गुस्सा होना लाजमी है। उसकी गुस्सा एक बार शांत हो जाए तो हम फिर से उसे मनाने की कोशिश करेंगे। तीनों को ईशानी की चोट देखकर चिंता हो रही थी, पर वो कर भी क्या सकते थे। ईशानी तो उन्हें खुद को हाथ लगाने भी नहीं देती थी। तभी दर्शित जो अब तक रिहान और अयान की बात को सुन रहा था और दुखी मन से अपने हाथ को देख रहा था, उसने अपना सिर झटका और सबको देखते हुए बोला, ये सब हमारे कर्मों का फल है। जब वो यहाँ इस घर में थी तक हम सब उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते थे, अब वो भी हम सब से ऐसे ही बर्ताव कर रही है और हमें अनजान मान रही है। उसने तो हम सबके साथ बस अभी ऐसा बर्ताव किया है और हमें अभी से दुख हो रहा, पर हम सबने तो उसके साथ 1.5 साल तक ऐसे ही बर्ताव किया है। तो ज़रा सोचिए उसे कैसा लगा होगा उस वक्त जब उसकी खुद की फैमिली उसे प्यार करने की जगह अपनाने से मना करके उसे अजनबियों जैसा बर्ताव किया था। तो क्या तुम दोनों को लगता है वो इतनी आसानी से हमें माफ़ कर देगी? इतना कहकर दर्शित वहां से चला गया। सुकेत जी जो अब तक चुपचाप खड़े थे, उन्होंने आज भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने आज फिर से ईशानी की आंखों में उन सब के लिए नफरत देख था जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वो गिल्ट और दर्द में मर जाएंगे। वही प्रिया की तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। दर्द उसे हो रही है, ईशानी से ज़्यादा चोट उसे लगी है, फिर भी उसकी फैमिली ईशानी के बारे में ही सोच रहे हैं, उसकी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा है। गुस्से में प्रिया की मुठिया कसी हुई थी। उसने अपने गुस्से को छुपा लिया और रोते हुए बोली, सॉरी मोम डैड, भाई ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने गलती से ईशानी के ऊपर सब्जी ना गिराया होता तो ईशानी गुस्सा नहीं होती और ना ही उसने मुझे थापड़ मारा होता और ना ही मेरे ऊपर गर्म चीज़ें फेंकती। ये सब मेरी गलती है। इतना कहकर वो रोने लगी। वो सबका ध्यान अपनी चोट की तरफ लाना चाहती थी ताकि सब देखें कि ईशानी से ज़्यादा चोट उसे लगी है और सबकी मन में ईशानी के लिए जो थोड़ी अफेक्शन आई है वो उसे धीरे धीरे फिर से बदल सके और फिर से पहले की तरह सबको ईशानी से नफरत करने पर मजबूर कर दे। पर किसी भी ध्यान उस पर नहीं था। रिहान और अयान तो अपने ही सोच में थे कि उन्हें अब कैसे अपनी बहन ईशानी को मनाना है, क्योंकि उन्हें भी पहले वाली ईशानी की बहुत याद आ रही थी जो उन्हें भाई भाई कहते हुए थकती नहीं थी, जो उन्हें प्यार से भाई बुलाकर उनके पास बैठ जाती थी। ये सब जब भी उन्हें याद आता था तब तब उनकी दिल में एक टीच सी उठती थी। आखिरकार थी तो वो उनकी अपनी ही बहन जिन्हें उन्होंने ही खुद से इतना दूर कर दिया है कि आज वो उन सब से नफरत करती है। सुकेत जी भी प्रिया की बातें सुनने की मूड में नहीं थे। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था ईशानी से पास्ट में इसे बर्ताव करने के लिए। उन्हें आज भी रह रहकर हर दिन याद आ जाती थी जब ईशानी उन्हें पापा कहकर उनके पीछे भागती थी उन्हें टिफ़िन देने के लिए,
कैसे वो उस वक्त छोटी से बच्ची होकर भी उनकी मनपसंद की खाना बनत थी, जबकि वो उस खाने को खाते भी नहीं थे। ये सब सोचकर उन्हें बहुत दर्द और पछतावा हो रहा था अपने किए पर। आरती जी का भी यही हाल था, उन्हें भी 4 साल पहले वाली ईशानी की याद आ रही थी, जो उनके हाथ पकड़कर उन्हें माँ माँ बुलाकर उन्हें अपनी हर दिन की स्कूल के एक्टिविटीज़ के बारे में बताने की कोशिश करती थी। जबकि वो तो उसकी कोई बात सुनने की बजाय प्रिया की बात सुनते थे और ईशानी से इरिटेट होकर उसे डांट देते थे। चैप्टर 58, प्रिया का गुस्सा, डैनियल, मोक्ष की रोमांटिक बातें। सबका दिल भारी हो रहा था, मन में बस एक ही सवाल था कि कैसे ईशानी से नजरें मिलते। ईशानी तो अब उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। आरती जी ने एक सर्वेंट को प्रिया के हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए बोलकर वहां से चले गए, जैसे उन्हें प्रिया की कोई चिंता ही ना हो। अपनी मोम को इस तरह जा देखकर प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गई। क्यों, क्या अब उसकी मोम को उसकी कोई परवाह नहीं है? क्या ईशानी की आप आने की वजह से सब कुछ बदल रहा है? उसे इस बात पर घुस भी आ रहा थी, क्यों उस दो कैद की ईशानी की सब इतना केयर दिखा रहे हैं, जबकि वो तो बचपन से उनके साथ रही है, उनकी प्रिंसेस की तरह। पहले भी तो जब ईशानी इस घर में आई थी तब प्रिया ने सबके नज़रों में ईशानी को गिरा दिया था। तब तो उसके मोम, डैड और भाइयों को इस ईशानी की कोई परवाह नहीं थी, तो फिर अब क्यों उन्हें उसकी फिक्र हो रही है? पहले अगर उसे एक खरोच भी आ जाती तो उसकी मोम, डैड, भाई सब परेशान हो जाते थे और छोटी सी चोट पर भी डॉक्टर बुला लेते थे। तो आज उन्हें क्या उसकी फीका नहीं है? आज तो ईशानी ने सबके सामने उसे थापड़ मारा, इतनी गर्म चीजें उसके ऊपर फेंक दिया, फिर भी किसी ने भी ईशानी को कुछ नहीं बोला। ईशानी से ज़्यादा चोट उसे लगी है, फिर भी उसके घर वाले उसे छोड़कर उस ईशानी की फिक्र कर रहे हैं और उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो उनके लिए कुछ हो ही ना। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने डैड और भाइयों की तरफ देखा, जिनकी नजरें कहीं और थी। फिर सुकेत जी भी वहां से अपने रूम की तरफ चले गए, फिर रिहान और अयान भी वहां से चले गए। उन सब के जाने के बाद प्रिया खुद को और नहीं रोक पाई। इस बार सच में उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसे गुस्सा भी काफी आ रहा था। वही एक सर्वेंट मेडिसिन और आइस क्यूब लेकर प्रिया के पास आए, हालांकि वो थोड़ी डरी हुई थी प्रिया की लाल आंखों को देखकर, क्योंकि प्रिया सिर्फ घर वालों के सामने ही अच्छी बनकर रहती थी, बाकी सर्वेंट को तो वो किसी कचरे की तरह देखते, इसलिए सर्वेंट से उसकी बर्ताव काफी बुरा था। फिर भी उसे अपना काम तो करना ही था ना, इसलिए वो प्रिया के पास आकर बोली, मिस प्रिया, चली मैं आपके चोट पर मेडिसिन लगा देती हूँ। जब प्रिया ने उस सर्वेंट की बात सुनी तो उसे और भी गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेडिसिन नहीं बल्कि उसकी चोट के लिए नमक मिर्ची है, इसलिए उसने गुस्से में उस सर्वेंट को देखा, फिर गुस्से से उसे एक नज़र देखकर अपनी रूम की तरफ चली गई। प्रिया की जाने के बाद उस सर्वेंट ने एक राहत की सांस ली। उसे डर लग रहा था कि कहीं प्रिया गुस्से में उस पर हाथ ना उठा दे, पर ये तो यहाँ से ऐसे ही चली गई। वही रूम में ईशानी और उसके चारों दोस्त बैठे हुए थे। ईशानी की नज़र तो अपने लैपटॉप पर थी। वही बक चारों ईशानी को कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तभी रितिका बोली, क्यूटी, तुमने आज उस मेकअप वाली चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाया। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे गंजी करके, उसकी मुंह पर काली स्याही लगाकर, उसे गधे पर बिठाकर पूरे मुंबई शहर में घुमाती और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया डाल देती, उसके बाद मुझे चैन मिलता। रितिका की बात सुनकर सब हंसने लगे। उन्हें पता था रितिका को अगर मौका और पूरी छूट दे दिया जाए तो वो ये सब करने से पीछे नहीं हटेगी। उसकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे पता था उसकी सारे दोस्त उसे लेकर कितने पजेसिव और प्रोटेक्टिव है। भले ही वो बहुत पावरफुल है, पर उसके दोस्त आज भी उसके लिए वैसे ही है जैसे वो सब पहले थे। तभी नंदिनी एक मजाकिया स्माइल के साथ बोली, अगर इस प्रिया की हरकतों के बारे में दादाजी या फिर भाई को पता चल गया ना तो इस प्रिया की खैर नहीं, बस इशू यहाँ है जिस वजह से वो चुप है। नंदिनी की बात सुनकर बाकी तीनों ने भी हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। ये सच था कि ईशानी सबकी लाडली थी, उनके घर में तो उनसे ज़्यादा ईशानी की चलती थी। पर इस बात से उन चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उन्हें कोई जेलॉसी होती थी, बल्कि वो तो खुश थे कि उनकी दोस्त उसकी फैमिली मेंबर बन गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर एक बड़े से घर में इस वक्त किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक शख्स अपने सामने खड़े आदमियों पर चिल्ला रहा था। वो शख्स देखने में यही कोई 32-33 साल का लग रहा था। इस वक्त वो गुस्से में उबल रहा था, जिस वजह से उसके सामने खड़े उसके सारे आदमी उससे डर कर थर थर कांप रहे थे।
मैं उस क्वीन को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राइट हैंड को मारने की, और उसे पता कैसे चला हमारे डील के बारे में। फिर आपने पास खड़े लड़के को देखकर बोला, पता लगाओ कौन है वो गद्दार जिसने हमारी डील की इन्फॉर्मेशन क्वीन तक पहुंचाई। उसके बाद सुनकर उसके पास खड़ा लड़का बोला, बॉस हमने पहले ही पता कर लिया है, इन सब में हमारे आदमियों में किसी की गलती नहीं है, बल्कि हमारे सारे आदमी बहुत सावधान थे। ये सब सी बेस की वजह से हुआ है। शुरू से ही क्वीन की नज़र सी बेस पर थी, हम पर नहीं, और वो लोग उन पर नज़र रखकर ही मीटिंग वाली जगह पर आए थे। उस लड़के की बात सुनकर वो शख्स गुस्से से बोला, अगर वो सी बेस के लिए आई थी तो फिर उसने रॉकी को क्यों मारा? अब तक तो हमने कई के खिलाफ अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी नहीं किया था, तो फिर उसे कैसे पता चला हमारे प्लानिंग के बारे में? और अगर उसे हमारे प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं था तो फिर उसने रॉकी को मारकर वुल्फ गैंग से दुश्मनी क्यों मोल लिया? और तुम सब वहां पर नज़र भी नहीं रख पाए। इस वजह से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। अगर क्लाइंट को डील के हिसाब से मॉल नहीं मिला तो हमें उन्हें डबल पेमेंट करना होगा। इतना कहकर वुल्फ गैंग का बॉस, जो कि और कोई नहीं डैनियल था, जो हमेशा क्वीन को ख़त्म करने की साजिश रचता था, पर अफसोस उसकी ये सुहाने सपने आज तक पूरा नहीं हुआ, और ना ही वो एक बार भी आज तक क्वीन से मिल पाया था। तभी वो लड़का, जो कि राजन था, रॉकी के बाद वो उनके ग्रुप में सबसे पावरफुल था, राजन ने डैनियल को देखकर कहा, बॉस मुझे लगता है हमें कुछ दिन शांत रहना होगा। आज ही हम रॉकी की बॉडी मिली है और हमें जितना पता चला है, क्वीन की रॉकी को मारने की वजह कुछ और है। इतना कहकर राजन शांत हो गया। वही डैनियल भी शांत था, वो कुछ सोच रहा था जो बहुत खतरनाक भी हो सकता था। वही दूसरी तरफ ईशानी और मोक्ष इस वक्त अपने प्यार की समुंदर में खोए हुए बात कर रहे थे। मोक्ष ने वीडियो कॉल पर ईशानी की बनाई हुई खुद की पेंटिंग को देख लिया था, जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आया था कि उसकी बेबी डॉल ने उसकी पेंटिंग बनाई, वो भी इतनी खूबसूरत। क्या तुम उस पेंटिंग को मुझे दे सकती हो ताकि मैं उसे अपनी बेडरूम में लगा सकूं, और जब उस पेंटिंग को देखूं तो मुझे तुम्हारी याद आए? मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने हल्की सी स्माइल किया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे भी वो मोक्ष की ऐसी कई सारी पेंटिंग बना सकती थी, तो फिर वो मना क्यों करेगी भला? इसलिए ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। पिछले जन्म में भी उसे पेंटिंग बहुत पसंद थी, पर प्रिया नहीं चाहती थी ईशानी किसी भी टैलेंट में उससे आगे नए, जिस वजह से उसने ईशानी को सबके सामने इतना बुरा बना दिया था ताकि घरवालों उसे आगे जाने की परमिशन ही ना दे। और हुआ भी ऐसे ही, पर इस जन्म में बिल्कुल नहीं। अब तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा एक्सपर्ट होगा जो उसे चैलेंज कर पाए। पिछली जन्म के कड़वी यादें के बारे में सोचकर ईशानी की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा आ गया। वही मोक्ष ने भी ईशानी को थोड़े गुस्से में नोटिस कर लिया था, इसलिए वो ईशानी को देखते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, क्या तुम मुझे ये पेंटिंग नहीं देना चाहती हो? क्या मेरी पेंटिंग तुम्हें इतना पसंद है? फिर एक नटी स्माइल के साथ ईशानी को देखकर बोला, अगर मेरी बेबी डॉल को मुझे देखना इतना पसंद है तो फिर अगर तुम चाहो तो मुझे करीब से दिन रात हर पल देख सकती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे भी मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेबी डॉल हर पल मेरे सामने रहे, दिन रात सोते जागते। मोक्ष की बात सुनकर शर्म से ईशानी की गाल लाल हो गए थे और वो मोक्ष से नजरें चुरा रही थी। वही ईशानी की इस हरकत से मोक्ष को हंसी आ गई। वो तो यही चाहता था ताकि ईशानी की माइंड डाइवर्ट हो जाए, जो कि उसने बखूबी कर दिया था। ऐसे ही बात करते करते दोनों को वक्त का पता ही नहीं चला। ईशानी आज दिन भर अपनी काम की वजह से काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो सो गई, पर अब भी उनका वीडियो कॉल कनेक्ट था। वही मोक्ष अब भी अपनी बेबी डॉल की सोते हुए प्यारे मासूम चेहरे को देख रहा था, और ऐसे ही ईशानी को देखते देखते जब मोक्ष भी नींद के आगोश चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह का वक्त मेहरा मैंशन हॉल में सब बैठे हुए थे। रितिका, काव्या, अनुजा, नंदिनी चारों बैठकर दादाजी और दादी माँ से हंस हंस कर बात कर रहे थे। वही बाकी सब भी वहीं बैठकर उन सबको देख रहे थे। प्रिया को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसकी गाल की सूजन कल से थोड़ी बेहतर थी, हाथ भी थोड़ा बेहतर था, फिर भी प्रिया जानबूझकर ऐसे बैठी थी ताकि उसके पेरेंट्स और चारों भाइयों इस चोट को देखे और उन्हें गिल्ट फीला। समीर भी मीटिंग से वापस आ गया था। उसने प्रिया से पूछा था उसकी चोट के बारे में, इसलिए प्रिया ने जब बुझकर बड़ा चढ़ाकर सब कुछ बताया था कि कैसे ईशानी ने उसे मारा और गर्म खाना फेंका, ताकि बाकी कोई ना सही पर उसके समीर भाई उसके लिए ईशानी से बदला ले। पर दर्शित ने आगे आकर उसका सारा प्लान चौपट कर दिया
और सारी बातें समीर को बता दिया, जिस वजह से उल्टा समीर ने प्रिया को डांटा था। ईशानी वहां नहीं थी पर सब ईशानी को देखना चाहते थे। कल की बातें सबकी दिमाग में घूम रही थी। चैप्टर 59 जैकी की जलन, ईशानी की शिवम से मिलने जाना। ईशानी तैयार होकर नीचे आई। आज उसे हॉस्पिटल जाना था शिवम का चेकअप करने के लिए। जैसे ही वो नीचे आई सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। आज ईशानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशानी की दोस्तों को तो पहले से ही पता था कि ईशानी हॉस्पिटल जाने वाली है, इसलिए दादाजी और दादी माँ को बोलकर ईशानी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। बाहर जैकी कार में ईशानी की इंतज़ार कर रहा था। ईशानी जाकर कार के अंदर बैठ गई तो जैकी ईशानी की तरफ देखकर बोला, बॉस मुझे खबर मिली है कि वुल्फगैंग आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं कि हमने उसकी राइट हैंड रॉकी को क्यों मारा। उन्हें तो लगता है कि ये सब कुछ सी बेस की वजह से हो रहा है। उसकी बात सुनकर भी ईशानी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। वो अपनी खाली नज़रों से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, जब किसी की मौत करीब हो तो वो और भी इम्पल्सिव हो जाता है, और लगता है वुल्फगैंग के साथ यही हो रहा है। ईशानी की बात सुनकर जैकी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। आज उसे अपनी बॉस कुछ ज़्यादा ही शांत लग रही थी, जो कि तूफान के आने की पहली की शांति लग रही थी। कुछ देर बाद ईशानी की कार आकर रजवंश हॉस्पिटल के आगे रुकी। ईशानी ने जैकी को वहीं रुकने के लिए बोलकर अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर अंदर चली गई। ईशानी के जाने के बाद जैकी ने जल्दी से अपने फ़ोन निकाला और बिना सोचे समझे मोक्ष को कॉल लगा दिया। उसने बहुत मीठी मीठी बात बोला कर कि वो ईशानी बॉस की सबसे खास है और हमेशा बॉस की इन्फॉर्मेशन मोक्ष को देगा बोलकर उस दिन मोक्ष से उसका नंबर ले लिया था। और ये बात ईशानी को भी पता था, पर उसने कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे पता था जैकी कितना ड्रामेबाज है। उसे ये भी पता था कि जैकी इसके बारे में मोक्ष को सारी बातें बता देता है। पर इस बात से ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे भी ईशानी ने मोक्ष को जो वॉच दिया था उसके जरिए मोक्ष हर पल उसे ट्रैक कर सकता था। पर जैकी को अब तक यही लगता था कि उसकी बॉस को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैकी मोक्ष के कॉल उठाने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जैकी को मोक्ष की कोल्ड आवाज़ सुनाई दिया। जैकी ने तुरंत बोला, जीजू आपको पता है आज ईशानी बॉस हॉस्पिटल आए हैं और उनके हाथ में एक बैग था। मुझे तो लगता है उसमें कुछ चॉकलेट और खाने का गिफ्ट है। आपको पता है आज तक बॉस ने मुझे ऐसे कुछ भी लेकर कोई गिफ्ट नहीं दिया। उन्होंने तो आज तक सिर्फ मुझे कार्स और दूसरी चीज़ें ही गिफ्ट किया है, वो भी मेरे जिद पर। वही मोक्ष आपने कार में बैठ जैकी की बचकाना बातें सुनकर चिढ़ते हुए आपने सर्द आवाज में बोला, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चॉकलेट गिफ्ट करूं? मोक्ष की बात सुनकर जैकी एक पल के लिए ठिठक गया। गिर बेशर्मी से बोला, क्यों नहीं, मैं आपका सबसे अच्छा साला हूं तो आपको तो मुझे गिफ्ट देना ही चाहिए। फिर कुछ सोच कर बोला, जीजू कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस ने जिसके लिए गिफ्ट लिया है वो उनके लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट है। जैकी की बिना सिर पैर की बात सुनकर मोक्ष ने कॉल काट दिया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ईशानी हॉस्पिटल जाने वाली है तो जरूर उसने शिवम की छोटी बहन के लिए कुछ लिया होगा, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में देखा था कि उसकी बेबी डॉल जो हमेशा कोल्ड रहती थी अपने आप को किसी को छूने भी नहीं देती थी, पर उस दिन उस लड़की से कितने प्यार और अफेक्शन से बात कर रही थी। जैसे ही फोन से बीप की आवाज आई, जैकी ने फोन को नाराजगी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने इम्पोर्टेंट बात के बीच में उसके जीजू ने फोन क्यों रख दिया। वही मोक्ष के कार में मोक्ष का फोन स्पीकर पर था, क्योंकि मोक्ष अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आगे तेजस जैकी की बात सुन अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठा हुए था। जैसे ही मोक्ष ने कॉल काट दिया तेजस की हंसी छूट गई। वो ठहाके मारकर हंसते हुए बोला, वाह तेरा ये जबरदस्ती का साला तो बड़ा मजेदार है और कितना डेयरिंग बाज है वो, जो माफिया किंग और बिजनेस वर्ल्ड की बादशाह से भी बिना डरे चॉकलेट गिफ्ट मांग रहा है। लगता है अब तेरा डर खत्म हो रहा है मोक्ष। तेजस की बात सुनकर मोक्ष ने उसे अपनी खतरनाक नज़रों से घूर कर देखा, फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तेजस ने मोक्ष की नज़रें देख चुप हो गया, पर उसे अब भी बहुत हंसी आ रही थी, पर वो इस डेविल को और गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था, इसलिए चुप होकर बैठ गया। वही ईशानी हॉस्पिटल के अंदर चली गई और लिफ्ट से ऊपर चली गई। कुछ देर में वो 4th फ्लोर पर पहुंच गई। डॉक्टर शशांक वही बाहर ईशानी के आने का इंतजार कर रहे थे। ईशानी को देखते ही उन्होंने फॉर्मली ग्रीट किया और दोनों शिवम की रूम की तरफ चले गए। थोड़ी देर में दोनों प्राइवेट रूम के पास पहुंच गए
और दोनों अंदर चले गए। इस वक्त वहां शिवम के पापा धीरेन जी और संध्या जी और सुरभि भी मौजूद थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शिवम को होश आया था। जैसे ही तीनों की नज़र ईशानी पर गई, तीनों खुश हो गए। सुरभि ने तो खुशी से उछालते हुए आगे जाकर ईशानी को गले लगा लिया। ईशानी ने सुरभि को कुछ नहीं बोली, उसने एक स्माइल के साथ सुरभि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। ये नज़ारा देखकर तो फिर से सब शॉक थे। उन्हें तो लगा था उस दिन सुरभि बहुत रो रही थी, इसलिए डॉक्टर ईशा ने सुरभि को हक करने पर कुछ नहीं बोला, पर आज तो सब ठीक था। फिर भी डॉक्टर ईशा इतनी शांत थी और सुरभि को प्यार से ट्रीट कर रही थी, ये उन सब के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस जिंदल ही नहीं, डॉक्टर शशांक मिश्रा और रूम में खड़े बाकी 2 नर्स भी पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। उन्होंने तो सुना था डॉक्टर ईशा एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, आज तक किसी ने भी उन्हें इतने प्यार से बिहेव करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने तो ये भी सुना था डॉक्टर ईशा इतनी क्रूअल है कि अगर कोई उनके मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती उन्हें ढूंढने की कोशिश करता या ट्रीटमेंट के लिए उन्हें फोर्स करने की कोशिश करता तो डॉक्टर ईशा उन्हें एक पल में बर्बाद कर देती थी। कुछ लोगों का तो उन्होंने नामो निशान तक मिटा दिया था। फिर उनके सामने जो डॉक्टर ईशा खड़ी है, जो इतने प्यार से बिहेव कर रही है, वो तो उस हार्टलेस डॉक्टर ईशा जैसी कहीं से भी नहीं लग रही है। तो क्या उन्हें आज तक कोई गलतफहमी हुई थी, क्योंकि उनके सामने खड़ी डॉक्टर ईशा तो कितनी प्यारी और लवेबल लग रही है। तभी ईशानी ने अपने हाथ में पड़ के बैग से एक बॉक्स निकालकर सुरभि को दे दिया और उसे प्यार से बोली, ये तुम्हारे लिए है गुड़िया। ईशानी की दी हुई बॉक्स को देखकर तो सुरभि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से उछलते हुए ईशानी की फिर से गले लगकर बोली, थैंक यू ईशा दी, इस गिफ्ट के लिए। फिर उस चॉकलेट बॉक्स को अपनी चमकती हुई आंखों से देखकर बोली, थैंक यू दी, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर प्यार से बोली, ठीक है, मैं तुम्हें और भी चॉकलेट दे दूंगी ये खत्म होने के बाद। उसकी बात सुनकर सुरभि खुश हो गई और फिर अपने मोम डैड की तरफ देखकर बोली, देखा मोम डैड, ईशा दी मुझसे कितना प्यार करती है, उन्होंने मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट दिया है, वो भी इतना सारा, और आप तो अपनी मासूम सी बेटी को हमेशा चॉकलेट खाने से मना कर देते हो। उसकी बात सुनकर धीरेन जी और प्रिया जी हंसने लगे। वो खुश थे कि उनकी बेटी डॉक्टर ईशा के साथ इतनी खुश है, वो जानते थे उनकी बेटी ड्रामा करने में माहिर है। संध्या जी हंसते हुए बोली, हाँ वो तो दिख रहा है कि तेरी डॉक्टर ईशा दी तुझे कितना प्यार करती है, पर अपनी बचकानी हरकतों से उन्हें ज़्यादा परेशान मत कर देना, समझी। अपनी मोम की बात सुनकर सुरभि ने मुंह फूला कर बोली, क्या मोम, मैं क्यों भला अपनी ईशा दी को परेशान करूंगी, मैं तो कितनी शांत और अच्छी बच्ची हूँ। फिर ईशानी की तरफ देखकर बोली, है ना ईशा दी, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ ना, और मैं तो आपको परेशान नहीं करती हूँ ना। उसकी बात सुनकर और उसे मुंह फुलाते देखकर ईशानी को हंसी आ गई। फिर उसने हंसते हुए बोला, बिल्कुल गुड़िया, तुम बहुत स्वीट और अच्छी बच्ची हो। वही ईशानी की बात सुनकर धीरेन जी और संध्या जी को हंसी आ रही थी। उन्हें लगा नहीं था कि बस 3 दिनों में सुरभि और डॉक्टर ईशा की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि डॉक्टर ईशा सुरभि को इतने प्यार से ट्रीट करेंगे। तभी शिवम, जो मेडिसिन की वजह से सो गया था, रूम की शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। शिवम को उठता देख सब उसकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर शशांक ने दोनों नर्स को बाहर भेज दिया। ईशानी शिवम के पास चली गई। शिवम बस ईशानी को देख रहा था, अब भी उसे ज़्यादा बोलने से मना किया गया था। ईशानी ने शिवम की पल्स चेक किया और उसे कल की कंडीशन और रिपोर्ट चेक किया। फिर शिवम को देखकर पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। शिवम की वो मासूम आंखें ईशानी को अपने पिछले जन्म की याद दिला रही थी, जिस वजह से वो चाहकर भी शिवम के साथ पेशेंट या फिर अनजान की तरह बिहेव नहीं कर पा रही थी। भले ही इस जन्म में उसके पास रिश्तों को कोई कमी नहीं थी, पर पिछले जन्म में यही एक इंसान था जो उसे अपनी सगी बहन से बढ़कर मानता था। ये उसका वही भाई था जो हर राखी पर उसके लिए गिफ्ट दिया करता था, जबकि उसके खुद के भाई उसे गिफ्ट देना तो दूर, उससे राखी भी नहीं बांधने देते थे। पिछले जन्म से उसे सिर्फ शिवम ने ही संभाला था। उसकी हर बर्थ डेट पर उसका ये छोटा सा भाई उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देता था, जबकि दूसरों को तो उसकी बर्थ डेट भी याद नहीं रहता था। पिछले जन्म में जब ईशानी कुछ वक्त तक घर से बाहर नहीं निकल पाई और शिवम से कांटेक्ट नहीं कर पाई तो उसे बहुत बुरा लगा था, पर जब उसने शिवम के बारे में बाद में पता लगाया तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था।
और ईशानी को अब समझ आ रहा था कि पिछले जन्म में भी शायद शिवम को ऐसे ही सफ़र करना पड़ा होगा। तभी शिवम की आवाज़ से वो होश में आई जो कह रहा था, हाँ अब थोड़ा बेहतर है। फिर शिवम ने ईशानी को देखकर पूछा, क्या आप डॉक्टर ईशा है जिन्होंने मेरा सर्जरी किया है? उसकी आवाज़ धीमी थी, वो जोर से नहीं बोल रहा था। फिर भी ईशानी को उसके आवाज़ से एक सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने अपने भाई को बचा लिया। महादेव ने जो उसे एक चांस दिया था वो उसके लिए शुक्रगुजार थी, वरना वो फिर से आपने इस छोटे से भाई से कभी नहीं मिल पाती और ना ही उसका ट्रीटमेंट कर पाती। ईशानी आपने इमोशन को कंट्रोल करके थोड़ी सॉफ्ट आवाज़ में बोली, हाँ मैंने ही तुम्हारा सर्जरी किया है। चैप्टर 60 शिवम से मुलाकात, शिवम की प्यारी बातें। ईशानी की बात सुनकर शिवम खुशी से बोला, आप तो बहुत अच्छी है और टैलेंटेड है दी, और आपकी ये आंखें कितनी प्यारी है। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। धीरेन जी और संध्या जी भी अपने बेटे की बात सुनकर अपना सिर पीट लिया। उनका ये बेटा उनकी बेटी से भी 2 कदम आगे है। देखो तो कौन कहेगा कि इसका अभी 2 दिन पहले ही सर्जरी हुआ है और कोमा से बाहर आया है। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी बेटी ने डॉक्टर ईशा जैसी शख्सियत को अपनी बहन बना लिया और अब उनका बेटा भी डॉक्टर ईशा की तारीफ कर रहा है। क्या ये भी डॉक्टर ईशा को अपनी बहन बनाना चाहता है? संध्या जी और धीरेन जी दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बेबसी में अपना सिर हिला दिया। उनके दोनों बच्चे ऐसे ही, भला वो कर भी क्या सकते हैं, ये दोनों तो हमेशा से ऐसे थे। कुछ भी कहने से पहले ये दोनों कभी सोचते ही नहीं थे। ये तो अच्छा है कि डॉक्टर ईशा इतने प्यार से बात कर रही थी और किसी भी बात का बुरा नहीं मान रही थी, वरना उन लोगों ने जैसा सुना था अगर डॉक्टर ईशा वैसे ही होती तो अब तब उनके दोनों बच्चों के लिए धीरेन जी भी माफ़ी मांग रहे होते। वही ईशानी की चेहरे पर तो गुस्से का कोई नामो निशान ही नहीं था, उल्टा उसकी होंठों पर तो एक हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि पिछले जन्म में भी शिवम हमेशा उसे यही कहता था कि दी आपकी आंखें बहुत प्यारी है और मैं आपकी इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ईशानी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। ये देखकर शिवम थोड़ा डर गया कि कहीं उसकी बातों से डॉक्टर ईशा गुस्सा तो नहीं हो गई। भले ही वो 19 साल का था पर उसका बिहेवियर आज भी बच्चों के जैसा था। वही ईशानी को शिवम की तरफ हाथ उठाता देख धीरेन जी और संध्या जी भी थोड़ी डर गए। डॉक्टर शशांक भी ये देखकर घबरा गए। तीनों को लगा कि कहीं शिवम की किसी बात से डॉक्टर ईशा गुस्सा तो नहीं हो गई, या फिर शिवम की किसी बात का उन्हें बुरा लगा हो। वो कुछ कहते उससे पहले ही सब शॉक हो गए, क्योंकि ईशानी ने शिवम की सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, तुम भी बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे है ना। उसकी बात सुनकर और अपने सिर पर ईशानी की हाथ को महसूस करके शिवम को एक अपनापन सा महसूस हो रहा था, जैसा उसे अपने फैमिली के साथ महसूस होता था। उसकी होंठों पर ईशानी की बात सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो खुशी से बोला, हाँ दी मैं तो अच्छा हूँ और क्यूट भी, तो क्या आप मेरी दी बनेगी? फिर कुछ सोच कर बोला, अगर आप मेरी बड़ी बहन बन गई तो मैं आपके साथ अपनी पॉकेट मनी शेयर करूँगा। शिवम ने ईशानी की तरफ अपनी आस भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, जैसे उसे डर हो कि ईशानी मना कर देगी। वही शिवम की इसी बातें सुनकर धीरेन जी ने इस बार सच में अपना सिर पीट लिया। उनका ये बेटा पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। डॉक्टर ईशा जो दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है, जिन्हें लोग ट्रीटमेंट के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार है, यहाँ उनका बेटा उन्हें अपनी पॉकेट मनी शेयर करने की बात कर रहा है। उनका तो मन कर रहा था यहाँ से भाग जाए, नहीं तो शिवम को किसी तरीके से चुप करवा दे, पर अफसोस ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर ईशा की आगे की बात सुनकर उन्हें तो क्या संध्या जी और शशांक जी को भी चक्कर आने लगा, क्योंकि ईशानी ने शिवम को देखकर प्यार से बोला, क्यों नहीं तुम मुझे दी बोल सकते हो, आज से तुम मेरे छोटे प्यारे भाई हो, आज से तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बोलना, ठीक है? ईशानी की ये बातें अगर जैकी या फिर उसकी किसी भाई में से किसी ने सुन लिया होता तो अब तक तो जलन और गुस्से से भर गया होता। ईशानी को शिवम से इतने प्यार से बात करता देख धीरेन जी और संध्या जी ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों वहीं रखे सोफे पर बैठ गए, जहां सुरभि सबको इग्नोर करके ईशानी की दी गई बॉक्स से चॉकलेट निकालकर आराम से खा रही थी। जैसे ही उसने अपने मोम डैड को अपने पास बैठे देखा तो नाटक करते हुए बोली, देखा मैंने कहा था न ईशा दी सबसे बेस्ट है, देखा आपने ईशा दी मुझे और भाई से कितना प्यार करती है, इसलिए तो उन्होंने मुझे इतना सारा चॉकलेट दिया है, मैं तो उन्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी।
अपनी बेटी की बात सुनकर धीरेन जी और संध्या जी ने सिर हिला दिया। उन्हें तो पहले से ही पता था उनके बच्चे दोनों सबसे बड़े नमूने हैं नौटंकी करने में माहिर, पर उन्हें लगा नहीं था कि ये दोनों डॉक्टर ईशा को भी नहीं छोड़ेंगे। उनके दोनों बच्चे तो जोंक की तरह डॉक्टर ईशा से चिपक गए हैं। तभी संध्या जी अपने पति को देखकर अपनी इनोसेंट स्माइल के साथ अपनी चमकती आंखें को झपकाते हुए बोली, देखिए ना दोनों बच्चे डॉक्टर ईशा को कितने पसंद करते और उन्हें अपनी बहन मानते हैं। डॉक्टर ईशा भी दोनों से कितनी प्यार कर रही है, तो क्यों ना हम डॉक्टर ईशा को अडॉप्ट करके लीगली अपनी बेटी बना दे। संध्या जी की बात सुनकर तो धीरेन जी का मुंह खुला का खुला रह गया। बच्चे तो बच्चे, अब तो उनकी बीबी भी उस पागलपन वाली लिस्ट में शामिल हो गई है। अब तो उन्हें लग रहा था ये सारे गुण उनके बच्चे के अंदर जरूर उनके बीवी से ही आए होगी। संध्या जी बहुत मासूम थी, उन्हें क्या लगता है डॉक्टर ईशा जैसी इतनी बड़ी शख्सियत उनकी अडॉप्टेड बेटी बनेगी। उन्होंने अपना सिर हिला दिया, और वो कह भी क्या सकते थे। वही ईशानी ने भी संध्या जी की बात सुन ली थी। उसे थोड़ी हंसी आ रही थी। उसे पता था संध्या जी बहुत इनोसेंट है। पिछले जन्म में भी शिवम से ईशानी के बारे में सुनकर उन्होंने ईशानी को गोद लेने की जिद पकड़ लिया था, पर ईशानी ने ही उन्हें कॉल पर मना किया था, क्योंकि उसे कभी शिवम के साथ उसके घर जाने का मौका ही नहीं मिला था। तभी ईशानी ने जो बैग आपने साथ लाया था उसके अंदर से कुछ सप्लीमेंट और मेडिसिन निकाला जो उसने शिवम के लिए खुद लिया था। उसके हेल्थ कंडीशन को देखकर ईशानी ने उस मेडिसिन को वहां रखा। फिर डॉक्टर शशांक को मेडिसिन और सप्लीमेंट लेने का डोज और टाइम ठीक से बता दिया। वहीं डॉक्टर शशांक मिश्रा तो शौक होकर उस मेडिसिन को देख रहे थे। ईशानी को बहुत काम था, जिस वजह ईशानी ने फिर से कल या परसों आएगी वादा करके रूम से बाहर चली गई। उसने जाने के बाद शिवम और सुरभि फिर से मायूस हो गए। वही डॉक्टर ईशा को शिवम की इतनी केयर करता देख मिस्टर एंड मिसेस जिंदल बहुत खुश थे। उन्हें तो अब सच में ऐसा लग रहा था काश डॉक्टर ईशा उनकी बेटी होती, नहीं तो वो अभी उनकी बेटी बनने के लिए मान जाती तो कितना अच्छा होता। उन्हें इतनी अच्छी और प्यारी बड़ी बेटी मिल जाती, पर अफसोस वो जानते थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें पता था डॉक्टर ईशा की स्टैंडर्ड बहुत हाई होगी। जब उन्होंने डॉक्टर शशांक को देख जो अब तक उस मेडिसिन को देख रहे थे जो डॉक्टर ईशा ने उनके बेटे के लिए लाया था, तो धीरेन जी ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर शशांक, आप ऐसे उस मेडिसिन को बार बार क्यों देख रहे हैं। धीरेन जी की बात सुनकर डॉक्टर शशांक होश में आए और बोले, कुछ नहीं, बस देख रहा था, क्योंकि ये मेडिसिन सोने से भी ज़्यादा कीमती है। इस मेडिसिन को देखकर पता चलता है कि जरूर इस मेडिसिन को मेडिसिन वर्ल्ड की जीनियस डॉक्टर क्वीन ने बनाया होगा। क्यों, एक वही है जो दुनिया की हर बीमारी के लिए मेडिसिन बना सकती है और बहुत न्यू प्रोजेक्ट करके न्यू मेडिसिन भी डेवलप करते हैं, जो कि क्वीन फार्मा और लेबोरेटरी में बनता है। और डॉक्टर ईशा ने जो मेडिसिन मिस्टर शिवम के लिए दिया है वो मेडिसिन लाखों का होगा। डॉक्टर शशांक की बात सुनकर तो धीरेन जी को फिर से एक झटका लगा था। वही संध्या जी भी हैरान थी, पर उन्हें थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था। एक तो डॉक्टर ईशा ने उनके बेटे की जान बचाई, इतनी क्रिटिकल सर्जरी किया, फिर भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर ईशा ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, और अब उन्होंने शिवम के लिए इतना कॉस्टली मेडिसिन भी दे दिया जिसे शायद वो अपनी पूरी कनेक्शन को यूज़ करने के बाद भी नहीं ला पाते। वही शिवम भी शॉक था और हैरानी से बोला, क्या सच में मेरी दी मेरे बारे में कितना सोचती है। पक्का वो उन्हें मेरे लिए ये लाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा होगा। पक्का अगली बार मैं उन्हें अपनी सारी पॉकेट मनी दे दूंगा। कितना प्यार करती है मुझे दी, शिवम धीरे से बोल रहा था। तभी सुरभि जो आराम से चॉकलेट खा रही थी वो अपने हाथ हिलाते हुए बोली, पर मुझे ये सारी चॉकलेट ईशा दी ने गिफ्ट दिया है, देखो कितने टेस्टी है, और उन्होंने ये भी कहा है मुझे जो भी चाहिए वो मुझे लाकर देंगी, तो इस हिसाब से वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। सुरभि की बात सुनकर शिवम चीड़ गया। वही धीरेन जी और संध्या जी ने फिर से अपना सिर पीट लिए, हाय री उनके ये नालायक बच्चे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी इस वक्त कार में बैठी थी। जैकी मुंह फूला कर ड्राइव कर रहा था। उसे भी अब अपनी ईशानी बॉस से गिफ्ट चाहिए था। थोड़ी देर में उनकी कार आकर मेहरा मैंशन के आगे रुकी तो ईशानी अंदर चली गई। रॉकी भी अपने बॉस के साथ मुंह फूला कर अंदर चला गया। हॉल में इस वक्त मोहिनी महाजन और राहुल बैठे हुए थे। बाकी फैमिली भी उनके पास बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही ईशानी और जैकी हॉल में पहुंचे सबकी नज़रें उन पर चली गई। वही राहुल भी अपनी हवस भरी नज़रों से ईशानी को देखने लगा। वही आज मोहिनी महाजन की होंठों पर भी ईशानी को देखकर एक नकली मुस्कुराहट थी।
आखिरकार ईशानी इतनी इन्फ्लुएंशियल जो थी, अब तो उन्हें प्रिय को छोड़कर ईशानी को भी अपनी बहू बनाने का मन कर रहा था ताकि उनकी बिजनेस और भी तरक्की करे। राहुल की नज़र को ईशानी की तरफ देखकर जैकी की भौहें वापस में सिकुड़ गई। उसे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने धीरे से ईशानी की कान के पास जाकर बोला, बॉस ये बंदर कौन है जो आपको इस तरह से घूर रहा है? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? जैकी की बात सुनकर ईशानी समझ गई कि वो किसकी बात कर रहा है, पर ईशानी को राहुल जैसे छोटे मोटे कीड़े की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आज नहीं तो कल वो उन सबको बर्बाद कर ही देगी जो उसकी मौत का कारण बने थे।